जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें क्या वो सच में मारे गए थे? वो एक झूठी कहानी है, उसको प्लांट किया गया नेताजी द्वारा और जो उनके जापानीज सपोर्टर थे उन्होंने करा। कुछ लोग ये बोलते हैं कि रूस में उनको मार दिया गया, लेकिन जो मेरे पास में एविडेंस आया है, जो मैंने समझा बूझा या जो मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता हूँ, रूस में उनको संरक्षण दिया गया, उनको मारा नहीं। बेसिक जिसके आदमी के पास कॉमन सेंस है कि सुप्रीम कोर्ट का जज अगर ये कह रहा है कि स्टोरी गलत है तो कोई पागल ही होगा जो किसी पॉलिटिशियन की बात मानेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज को पता है एविडेंस क्या होता है। रशियन लोग क्यों नेताजी को इस लेवल पे एक इंडियन बंदे को प्रोटेक्ट कर रहे थे? कि सन 41 में जब नेताजी यहाँ से भारत से निकल करके जर्मनी गए थे तो वो रूस होके गए थे, क्योंकि ये कहानी रशिया वाले किसी को बताते नहीं। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, सुभाष चंद्र बोस को अफगानिस्तान से ऑन फुट वो रशियन बॉर्डर में घुसे थे। वही रशिया अगर उनको उसी टाइम पे पकड़ करके अंग्रेजों के हवाले करता या उनको मना करता कि हम आपको एंटर नहीं देंगे, तो वो आदमी वहीं अफगानिस्तान में अंग्रेज उसको गायब करते, पता ही चलता नहीं कहाँ गया वो। सपोर्ट करने के 50 तरीके हैं कि उन्होंने जो सपोर्ट किया तो उन्होंने हर चीज़ को हम बता के नहीं करते। जैसे अभी एक अहमद शाह मसूद नाम का करेक्टर है, ये अफगानिस्तान में आज से कोई 20-25 साल पहले बहुत एक्टिव था, नॉर्दर्न अलायंस का लीडर था। वो अमेरिका में 9/11 के हमले से एक दिन पहले उसको मारा गया। अहमद शाह मसूद के मरने के बाद मालूम चला कि उसको भारत में बुला करके हम उसको ट्रेनिंग दिया करते थे। एक मैसिव सपोर्ट था, रशियन सपोर्ट था या आउट ऑफ कंट्रीज में जापान का सपोर्ट था उनके पास में? क्यों गुमनामी बाबा क्यों बन गई? सर, ये जो प्रकरण हुआ 85 का, इससे पहले गुमनामी बाबा नाम की कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं थी। कई लोग वाहियात किस्म की बेहुदा बातें करते हैं कि ये पंडित जी ने गुमनामी बाबा की स्टोरी को प्लांट कर दिया या इन्होंने ने प्लांट कर दिया, तो उनको ये बेसिक फैक्ट नहीं पता कि गुमनामी बाबा नाम का शब्द पहली बार पब्लिक में जो आया है वो भी बहुत लोकलाइज एरिया में, वो आपका कि आजकल के लोग छाती ठोक के बोलते हैं कि राजीव गांधी जी ने अयोध्या वाला जो अयोध्या का जो डिस्प्यूट था राम टेम्पल का, वो तो बहुत पुराना चल रहा है। तो उसमें जो हमारे समय में जो रीज़न था, जिस रीज़न से कि इसमें बवाल मचा था कि उस पूरे कंपाउंड को खोल दिया गया हिंदुओं के लिए। अब मेरे को लोगों ने बोला कि ये इसलिए नहीं करवाया कि उनको राम में इंटरेस्ट है, उनको इस कारण कि गुमनामी बाबा की सूरी को दबाना है, कि छोटी आग को बुझाने के लिए बड़ी आग लगा रहा है। दोस्तों, हमने एक पॉडकास्ट किया था लिविंग वायरल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। काफ़ी सारी इनसाइट्स थी, आप लोगों ने काफ़ी पॉडकास्ट को पसंद भी किया था। आज हमारे गेस्ट एक बार फिर से अनुधर जी हैं, लेकिन आज हम एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक पर बात करेंगे जो कि बहुत कम कवर हुआ है। ये टॉपिक भी सुभाष चंद्र बोस जी की लाइफ का एक चैप्टर है, बट ये है मोर ऑफ उनके एक दूसरे अवतार के बारे में जो अनसेड है, थोड़ा सुना कम गया है। ये है गुमनामी बाबा के बारे में। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ों में बात करेंगे, कुछ नई चीज़ें रिवील करेंगे, तो पॉडकास्ट में अंत तक बने रहिएगा। अनुधर सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, मैं बड़ी खुशी है मुझे कि पहली बार हम लोग गुमनामी बाबा पर डिटेल टेक पॉडकास्ट करेंगे। जी बिल्कुल। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि मेरे जितने पॉडकास्ट हो रहे हैं कि उसमें मैं नेताजी की डेथ मिस्ट्री की पूरी कहानी बताता हूँ, जी कि वो प्लेन क्रैश की थ्योरी क्या है, वो जी रशियन जी एंगल क्या है, तो जी घूमना। जी जी जी। तो करते करते बहुत लोगों ने बोला भी था कि जो गुमनामी बाबा में लोगों में बहुत इंटरेस्ट है थर्ड एंगल में, हम्म। और उस पर वो बात ज़्यादा हो नहीं पाती है। तो हाँ आपसे रिक्वेस्ट की, तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि आज जी हम लोग इसी फोकस पे स्पॉटलाइट हाँ, डालेंगे। बिकॉज दिस इज सर लार्जली ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, ये बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं हुई है। लोग सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बात करते हैं, प्लेन क्रैश, रशियन, सही कह रहे हो आप, सब पे बात हुई है। ये गुमनामी बाबा वाला जो है एंगल, इस पे बात कम हुई बात है, कम हुई है, इसमें डिटेल बहुत में कम, लोग नहीं डिटेल गए में नहीं हैं। हुई है। हाँ, तो मतलब जो प्लेन क्रैश हुआ था, अपन रिलेट तो वहीं से करते हैं इसको, कि जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें क्या वो सच में मारे गए थे? एक हमारे जो पिछला जो पॉडकास्ट था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डिटेल में बताया था कि वो प्लेन क्रैश की तैयारी जो थी हम्म, वो एक झूठी कहानी है, उसको हम्म, प्लांट किया गया हाँ नेताजी द्वारा, और नेताजी के जो सपोर्टर्स थे और रशियन जो जो उनके जी जी जापानीज जी जी सपोर्टर थे हाँ उन्होंने करा। और ये प्लेन क्रैश की नकली कहानी को प्लांट करके वो लोग नेताजी जो थे वो रूस चले गए थे, हाँ हाँ, और रूस में उनको संरक्षण उनको मिल गया था। तो ये कहानी ये आपने बताया था, ठीक ये है। आपको बताया था। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि रूस में उनको मार दिया गया, लेकिन जो मेरे पास में एविडेंस आया है, जो मैंने समझा बूझा हम्म, या जो मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता हूँ, हम्म, रूस में उनको संरक्षण दिया गया, उनको मारा नहीं। तो कोई मरने वरने वाली बात वहाँ नहीं है। अगर मारा होता तो बाकायदा रूस में कबर वबर सब मिल जाती। आज सही वो बात है। वहाँ तो कोई वो शमशान में लेके जाएंगे नहीं। जी। तो अगर रूस में जैसे वो बता रहे हैं मार दिया, तो कोई कहाँ है, कबर है, कुछ तो मिलेगा वहाँ पे। तो रूस से जो भी एविडेंस निकल के आ रहा है वहाँ से, वो यही निकल के आ रहा है कि उनको संरक्षण दिया गया। इनफैक्ट वो जो लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं वो मिसकोट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। अच्छा। तो वो भी है कि वो हर जगह संरक्षण देने की बात हुई है। हम्म, तो अजालम उन्होंने मांगा था सुभाष बोस ने रशिया से। हम्म, उसकी बातचीत उन्होंने जापान में ही रहते रहते उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। रशिया के एम्बेसडर से उन्होंने
44 के अक्टूबर में चिट्ठी लिखी उसको उन्होंने, वो चिट्ठी विट्ठी बाद में किसी भाई को केजीबी की हेडक्वार्टर में जाके मिली। तो ये सब है। तो वो है कि वो प्लेन क्रैश की थ्योरी आउट है, और ठीक। वो मुखर्जी कमीशन ने भी बोल दिया प्लेन क्रैश ने, कोई भी बेसिक जिसके आदमी के पास कॉमन सेंस है कि सुप्रीम कोर्ट का जज अगर ये कह रहा है कि स्टोरी गलत है, तो कोई पागल ही होगा जो किसी पॉलिटिशियन की बात मानेगा। सुप्रीम कोर्ट का जज को पता है एविडेंस क्या होता है। तो प्लेन क्रैश की थ्योरी आउट है, वो एक नकली कहानी प्लान की गई ताकि नेताजी रूस निकल जाए। ठीक। रूस में उनके होने के सबूत हमें दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, और लेकिन वो रूस में मार दिया गया, ये वाली कहानी को कोई उसमें कुछ भी नहीं थर्ड हुआ। एंगल। वो ठीक। सब एक वो सुनी सुनाई बात है, उसमें कोई डिटेल भी नहीं है। वो दो एलिगेशन लगा दिए, क्योंकि वो एलिगेशन मीडिया में बहुत उछाल देते हैं। तो कुछ देखिए कहते हैं ना, वो कुछ मादा होना चाहिए ना टॉपिक के अंदर, क्रीम तो सही होनी बात है। चाहिए। हाँ, उसमें समथिंग कुछ है नहीं, मटेरियल कुछ नहीं है, वो दो आपने एलिगेशन लगा दिया। यहाँ से ना सर मेरे 2 सवाल तीसरा फिर आता है आपका गुमनामी बाबा की स्टोरी, तीसरा जो अपन कवर करने वाले जो आज हैं, करने यहाँ से वाले ना मेरे 2 सवाल आते हैं। एक जो कि नॉर्मल ऑडियंस के या कोई भी सोचेगा उसके दिमाग में आएंगे कि पहला मैं भी नॉर्मल हूँ। मैं सर तो वो आपकी मैं नॉर्मल इन द सेंस है कि जो सवाल आपके दिमाग में अभी आ रहे हैं, हाँ, हाँ, मेरे दिमाग में यही सवाल जो आज से 25 साल पहले आए थे, बस वही। यही फ़र्क है। और उसके बाद से आपने तो जीवन में 50 बार काम कर लिया और इतना बड़ा सब कुछ हो गया। मैं 25 साल से यही काम कर रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली उसकी मुझे इसलिए थोड़ी मेरे को इन्फॉर्मेशन सर ज़्यादा अब तो 2 सवाल बाद में कवर करेंगे, पहले तो इसी सवाल को कवर करते हैं। व्हाई यू आर हेल बेंट आफ्टर इट? मैं हेल बेंट इसलिए, मैंने पहली बात तो ये नहीं कि मैं कोई सोच समझ के नहीं आया था कि मैं ये काम करूँगा, हाँ, कि मैंने आज से 25 साल पहले मैंने कोई भीषण प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इसी को करने वाला हाँ, जीवन बिता दूंगा। ये कोई प्री प्लान नहीं था, हाँ। ये अपने आप हो गया। तो मैं वो एनालॉजी दे सकता हूँ कि वो विक्रम बेताल वाली कहानी थी तो कि 25 बेताल साल मेरे नहीं, मैंने सोचा नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कि 25 साल पहले कि मैं ये काम करूँगा, जाके मैं कोई पॉडकास्ट करूँगा इसके ऊपर, मुझे नहीं मालूम था ना। वो 25 साल पहले तो पॉडकास्ट एक भी नहीं, वो तो 2 साल पहले भी नहीं थे ढंग से। तो ये कि वो सोच के नहीं किया मैंने, ये अपने आप हुआ है। ओके, तो ये अब कह सकते हैं कि फेट होता है आपका, कोई पिछले जन्मों का कोई रहा होगा फेट कुछ करके, वो मैं इस जन्म में निपटा रहा हो हूँ। सकता है। क्योंकि और कोई रीज़न मेरे पास कोई रीज़न कि मैं सोच समझ के प्लानिंग से नहीं आया था। विक्रम बेताल वाली कहानी है, और इसको मैंने छोड़ने की कोशिश भी की। वैसे नहीं कि लगातार मैं 25 साल में यही काम करता था, जी, बीच में जब आपने मैं लास्ट पॉडकास्ट में ही बताया था ये हाँ, चीज़। हल्का-हल्का कभी मैं डाइवर्जन भी मैंने किया, कुछ और काम करूँ या, लेकिन वो घूम फिर के कहानी इसी पे आ जाती है करके। तो ये कि वो मेरे पीछे लग गया, ये जीवन ये इसी में जाएगा। हाँ। अच्छा, तो सर 2 सवाल जो मैं कह रहा था उस पे आते हैं कि पहला सवाल तो ये कि एक तो कि रशियन लोग क्यों नेताजी को इस लेवल पे एक इंडियन बंदे को प्रोटेक्ट कर रहे थे, या उसके आपने जैसे थ्योरी से बताया कि साथ दिया। तो एक तो वो कि उनका इंटरेस्ट इसमें क्या था नेताजी को प्रोटेक्ट करने का। दूसरा सवाल कि गुमनामी बाबा जी की कहानी की शुरुआत हुई कैसे? उनको गुमनामी बाबा कैसे बना दिया? देखिए, रशियंस ने जो प्रोटेक्ट किया, उसकी जो सुभाष बोस का जो लेटर जिसका मैंने आपको जिक्र किया, जो उन्होंने रशियन एम्बेसडर को लिखा था, उसमें उन्होंने पहले इंडिकेशन दिया कि आप जो स्टार्टिंग से जो सोवियत रशिया है वो भारत की फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट कर रहा था, जी। रेवोल्यूशनरीज को इंस्पायर किया। भगत सिंह भी इंस्पायर थे रेवोल्यूशनरी से। रशिया की जो इमेज बाद में हुई है 50 के दशक के बाद में, वो पहले नहीं थी, तो बहुत लोगों ने उसको बहुत उससे इंस्पायर हुआ था। नेताजी का स्पेशल ये उन्होंने उस चिट्ठी में उन्होंने शायद मेंशन भी किया सुभाष बोस ने कि मैंने कभी आपको क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि मैं था जापान के साथ में, उनके साथ में था, लेकिन कभी रशिया के खिलाफ मैंने कुछ नहीं बोला। वो इसलिए कारण ये था कि वो अगेन जो उसमें उन्होंने रेफरेंस दिया है, जो एक फैक्चुअल बात ये है कि सन 41 में जब नेताजी यहाँ से भारत से निकल करके जर्मनी गए थे, तो वो रूस होके गए थे। अच्छा। तो उनको एक नकली पासपोर्ट उनको इटालियन लोगों ने बना के दिया था, ऑरलैंडो मजेटा के नाम से, और इस नाम से रशिया में उन्होंने एंटर किया। 10 दिन तक वो मॉस्को में रहे, और मॉस्को से फिर वो कैसे गए किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये कहानी रशिया वाले किसी को बताते नहीं है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस को अफगानिस्तान से ऑन फुट वो रशियन बॉर्डर में घुसे थे। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वो रूस में थे। रूस में डिटेल किसी को नहीं पता कि रशियन डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई नहीं किया, लेकिन तो वो जब जर्मनी पहुंचे हैं बर्लिन में, वो रशिया के थ्रू आए थे। तो रशिया ने उनकी ऑलरेडी जान बचाई हुई थी। वही रशिया अगर उनको उसी टाइम पे पकड़ करके अंग्रेजों के हवाले करता या उनको मना करता कि हम आपको एंटर नहीं देंगे, तो वो आदमी वहीं अफगानिस्तान में अंग्रेज उसको गायब करते, पता ही चलता नहीं कहाँ गया वो तो विदेश सर में। कभी ये तो रशिया ने उनको हाँ, बचाया। रशिया का बताने का था कि दुनिया में जो अलग अलग ताकतें थी, जैसे हमारे पास में अभी अफगानिस्तान के कल हमारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, एम्बेसडर वगैरह क्यों आ रहे हैं, हमारी दोस्ती क्यों है उनके साथ में। उसके अलग अलग फैक्टर है। पहले एक फैक्टर एक ये भी है कि हमारा पाकिस्तान से आंकड़ा ख़राब है, और अफगानिस्तान का भी आंकड़ा उनसे ख़राब चल रहा है। तो एक तो ये है, और दूसरा कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये हमें बोलता है कि अफगानिस्तान से बना के रखो, कि हमारे हमारे नेबरहुड में हमारी दोस्ती जी। लोगों से अच्छी नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों से हमारे अच्छे संबंध है। तो ऐसे रशिया के अपने वो जो कैलकुलेशन थी कि उसको भारत की जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो लोग थे उनको वो सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली या सिंपैथी दिखाते थे। अच्छा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में नेताजी का, सुभाष चंद्र बोस का रशिया से एक संबंध था, वो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, क्योंकि वो उनकी बिना मदद के वो तो अफगानिस्तान में मारे जाते सन 41 में। तो ये उन्होंने बात उस चिट्ठी में लिखी 44 में कि आपने मुझे पहले
आपने मुझे सपोर्ट किया, बचाया आपने मुझे, और आपका जो रवैया है भारत की और इस तरह के देशों की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बदला नहीं है अभी तक। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मेरे देश की जो फ्रीडम स्ट्रगल में आप हमारी मदद करें। तो रशिया के बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट में था कि भारत जैसा कंट्री जो उनके बिल्कुल सामने है, जिस पे एक उनके हिसाब से एक इम्पीरियलिस्टिक पावर राज कर रही थी, कैपिटलिस्ट पावर राज कर रही है इंग्लैंड, इंग्लैंड को हटाए और कोई ऐसे बंदा वहाँ चार्ज मिले जो हमारा सपोर्टर हो। तो वो तो हर एक का उनका उनका जापान का, जर्मनी, सबका इंटरेस्ट था कि हर एक आदमी, हम भी चाहते हैं कि जैसे हमारी अभी पड़ोस में लड़ाई है बांग्लादेश में, कि हमारी जो सपोर्ट में थी इनको उन्होंने भगा दिया, तो हमारे पास में संरक्षण उनको मिला हुआ है शेख हसीना जी को। तो हर एक कंट्री चाहती है डेथ कि जो, सेंटेंस हो गया उनको अब। हाँ, लेकिन हम मैं कह रहा कि कोई भी हर एक कंट्री ये चाहती है कि दूसरे देशों में, खासकर जो इम्पोर्टेंट देश हैं या पड़ोसी देश हैं, उनमें जो सरकारें आएँ, उसमें वो लोग आएँ जो हमारे खिलाफ में ना हो। हुँ। तो वो सुभाष बोस को लेकर के रशियन की उनकी उनके साथ था कि वो उनके फेवर में थे, तो इसलिए उनका संरक्षण दिया, तो उसमें तो हैट्स खैर ऑफ टू समझने की द बात। डिप्लोमेसी लेवल सर, उस समय का डिप्लोमेसी देखो, वो तो आपकी खैर पूरी की पूरी कंट्री आपको सपोर्ट कर रही है एंड सपोर्ट करने के 50 तरीके हैं, लेकिन उन्होंने उन्होंने जो सपोर्ट किया तो उन्होंने हर चीज़ को हम बता के नहीं करते। जैसे अभी मैंने आपको अफ़गानिस्तान की बात बताई, एक अहमद शाह मसूद नाम का करैक्टर है, जो अभी बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन ये अफ़गानिस्तान में आज से कोई 20-25 साल पहले बहुत एक्टिव था। नॉर्दर्न अलायंस का लीडर था, जो तालिबान की लड़ाई चल रही थी, अभी अभी तालिबान का राज है, पर तालिबान के जो खिलाफ में लड़ रहे थे वो थे नॉर्दर्न अलायंस था। उसका हेड था कमांडर अहमद शाह मसूद। वो अमेरिका में 9/11 के हमले से एक दिन पहले उसको मारा गया, ठीक है? तो अहमद शाह मसूद के मरने के बाद मालूम चला कि उसको भारत में बुला करके हम उसको ट्रेनिंग दिया करते थे, पर वो बातें पब्लिक में नहीं आती थी। तो जब देश किसी दूसरे देश को सपोर्ट करता है तो या तो खुल्लम खुल्ला करते हैं, जैसे अभी हम लोग तालिबान को खुल्लम खुल्ला बुला के बातचीत कर रहे हैं उनसे, लेकिन पास्ट में हम लोगों ने या और देशों ने सपोर्ट किया, लेकिन खुल्लम खुल्ला दिखा के नहीं किया। तो या तो आप छिपा के करेंगे, कोवर्ट करेंगे, या ओवर्ट करेंगे। तो रशिया की सपोर्ट नेताजी को ओवर्ट लेवल पे बिल्कुल थी। अगर वो नहीं होते तो वो तो अफगानिस्तान में ख़त्म हो जाते हैं 41 के अंदर ही। तो ठीक। और अपने देश के हित में उन्होंने काम किया, जैसे हम लोग जैसे आजकल कर रहे हैं कि हम अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए हमारी पॉलिसी बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में चल रही है। सर इतना बड़ा सपोर्ट था, तो जब नेताजी वापस आए, लेट्स सपोज यहाँ इंडिया पहुँचे, गुमनामी बाबा वाला जो हम अब बात करेंगे, जब उन्होंने ये जीवन स्टार्ट किया तो क्यों गुमनामी बाबा क्यों बन गए, क्यों इंडिया में फिर जब इतना एक मैसिव सपोर्ट था, रशियन सपोर्ट था या आउट ऑफ कंट्रीज़ में जापान का सपोर्ट था उनके पास में, तो इंडिया में कोई रिजीम चेंज वो क्यों नहीं लाए उस समय? अब वो ये सवाल आप तब पूछेंगे जब आपको इस पहलू के आपको बेसिक पहले मालूम चल जाए कि कौन थे, कैसे आए, क्यों आए करके। तो मैं आपको पहला सवाल जो आपने मुझसे अभी पूछा था कि ये मुद्दा बाहर कैसे आया, गुमनामी बाबा का मुद्दा तो पब्लिक में था ही नहीं। गुमनामी बाबा का मुद्दा तो किसी को मालूम था नहीं क्या है करके, तो अभी निकला करके। वो निकला कैसे था, तो इसकी जो शुरुआत जो हुई थी, तो अच्छा रहेगा हम लोग उसको उस ऑर्डर में चलें कि ये ठीक चीज़ ठीक ठीक। बिल्डअप कैसे हुई हाँ ना। सर ठीक है। तो ये बिल्डअप होने का जो स्टार्टिंग पॉइंट था कि सितंबर 85 की बात है कि अयोध्या नगरी में एक अफवाह उड़ी कि कोई अभी अभी किसी साधु महात्मा की वहाँ पे कंटोनमेंट के ग्राउंड के सामने वहाँ पे ये गुप्तार घाट जो जगह है जहाँ पे कहते हैं भगवान राम ने जल समाधि ली थी, और वहीं पे मंदिर भी है बहुत बड़ा वहाँ पे सुंदर अभी। तो उसी मंदिर के सामने और कैंटोनमेंट के बिल्कुल ग्राउंड के साथ में उन्होंने, वो पूरा इलाका कैंटोनमेंट का, पूरा कैंटोनमेंट है वहाँ पे, मंदिर और कैंटोनमेंट, तो बीच में बिल्कुल सरयू नदी के सामने उन्होंने किसी ने किसी साधु महात्मा को जला दिया, क्रिमिनेशन हो गया। ओके। हुआ है। और जब वो उनको जलाया तो जो वहाँ कुछ गिनती के 12-13 लोगों के जो खास कोई इस आदमी के शिष्य थे, तो इस बाबा के बारे में या इस साधु महात्मा के बारे में लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं मालूम था उस टाइम तक। कोई मीडिया में खबर अबर बिल्कुल नहीं थी, लेकिन लोगों के दिमाग में ये था, जो लोकल अगर आप पूछेंगे कि वहाँ पे जो फैज़ाबाद का जो इलाका है, जो अब अयोध्या के साथ में एक फैज़ाबाद नाम का शहर था, जो अब दोनों को अयोध्या बोला जाता है, लेकिन वो अयोध्या नगरी के बिल्कुल साथ में है फैज़ाबाद का टाउन। तो फैज़ाबाद में सिविल लाइन्स का इलाका है। सिविल लाइन्स में वहाँ पे बड़े बड़े बंगले हैं, लोगों के बड़े बड़े घर, सरकारी बंगले हैं, और वहाँ के जो शहर के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके बड़े बड़े घर हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक मेंशन है, उसका नाम है राम भवन। तो उस राम भवन के पिछवाड़े में एक 2 कमरे का जो आउट हाउस था, उस पे वो एक ये कोई साधु महात्मा रहता था। उसके साथ उसके अटेंडेंट थे एक दो, और वो किसी को शक्ल वकल किसने उसकी देखी नहीं थी करके, कोई बूढ़ा आदमी लोग कहते हैं, वो लोग और लोकल लोग, तो किसने ध्यान नहीं, वो उस जगह पे इतने लोग रहते तो किसी को ध्यान। तो ये लोग एक, आप कहते हैं कि लोकल लोगों को ये हल्की सी नॉलेज थी। तो सडनली लोगों को खबर आती कि साहब वो तो मर गए। मरने के बाद ने फिर वहाँ पे थोड़ा तमाशा हुआ, वहाँ पे लोगों ने कुछ धरना वरना दिया, तो ये लोग के नोटिस में कि क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ करके। 2 दिन बाद जो है खबर आती कि उसकी बॉडी को वो ले गए हैं जलाने के लिए।
तो फटाक से वो 13-14 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने बॉडी को फूंक दिया। और वहाँ पे करने के टाइम पे उनका जो एक शिष्य था, उन्होंने वो बोला कि भाई 12 आदमी आज यहाँ पर हैं, 13 आदमी, 13 लाख 12-13 लाख होने चाहिए थे, उन्होंने ऐसा कुछ बोला। तो यह इससे बात जो है वो निकल करके आनी शुरू हुई कि फिर लोगों ने इनको, लोकल मीडिया ने पकड़ा भी यार। तो उसने कहा जी सुभाष चंद्र बोस थे। तो उन शिष्यों ने बोलना शुरू करा कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और हम लोग पहले नहीं बोल सकते थे, लेकिन अब तो चले गए तो हम आपको नाम बता रहे हैं। अच्छा। तो पहले वो सब सीक्रेट था। तो आप कह सकते हैं कि ये शुरुआत स्टोरी की ऐसे हुई और वहाँ पे करते करते वहाँ पे जो लोकल एक पत्रकार थे अपने, उसमें नए लोग नाम का एक बहुत लोकलाइज पेपर था। तो उसके एडिटर जो है अपने अशोक टंडन जी के पास ये क्या नाम है, उनका दिमाग ठनका उसमें करके। तो उन्होंने ये स्टोरी को फ्लैश किया अपने पेपर में कि साहब ये अयोध्या में अज्ञातवास में रहने वाले सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, डॉट्स साइन ऑफ इंटरोगेशन बना करके वो कर दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि वो स्टार्टिंग पॉइंट है कि नए लोग की वो स्टोरी और अशोक टंडन जी का जो ब्रेकिंग न्यूज़ था उससे ये स्टोरी बाहर निकली। और उसके बाद वहाँ उस कम से कम उस इलाके में उत्तर प्रदेश के वहाँ के सारे मीडिया के पेपर, सारे, क्या वो आपका सहारा, सुब्रतो राय सहारा जो उस ज़माने में तो इतने बड़े व्यक्ति नहीं थे लेकिन उनका पेपर था, उसके एडिटर थे, क्या वो, क्या नवभारत टाइम्स, क्या जितने हिंदी के और जितने वहाँ डेली थे सारे के सारे, वो सारे के सारे में ये सुर्खियों में मामला आ गया। लेकिन सिर्फ वहीं पे, मतलब यूपी के अंदर, वो भी उस इलाके के अंदर, अयोध्या का, ये जो लखनऊ का मुझे पता नहीं कि उस ज़माने कितने एडिशन थे, लेकिन हिंदी अखबारों में खबर आनी शुरू हो गई। और वही करते करते वहाँ पे लोगों ने उसका एक नाम दिया उन्होंने, गुमनामी बाबा। अच्छा। क्योंकि अब तो वो तो अनाम संत थे, उनका तो कोई वो नाम नहीं था कुछ करके, कोई शक्ल किसी को दिखाने नहीं, कोई श्री स्वामी कह रहा है, कुछ कह रहा, तो उनका नाम कुछ किसी को नहीं मालूम था। लेकिन तो लोकल मीडिया ने ये कॉइनेज दिया, उनका नाम था अनाम संत। तो सॉरी, उनको गुमनामी बाबा का नाम दिया। तो गुमनामी बाबा उनका नाम नहीं था, लेकिन उस ज़माने से ये मामला पड़ गया। तो इस कहानी की शुरुआत ये इस टाइम से 85 के आसपास में जाकर के होती है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इससे पहले, गुमनामी बाबा से पहले, ये जो प्रकरण हुआ 85 का, इससे पहले गुमनामी बाबा नाम की कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं थी। कई लोग वाहियात किस्म की बेहुदा बातें करते हैं कि ये पंडित जी ने गुमनामी बाबा की स्टोरी को प्लांट कर दिया या इंद्र ने प्लांट कर दिया। तो उनको ये बेसिक फैक्ट नहीं पता कि बाबा नाम का शब्द पहली बार पब्लिक में जो आया है वो भी बहुत लोकलाइज एरिया में, वो आपका 1985 के आखिर में आया। तो ये था ही नहीं पहले से नाम, जो भी था सीक्रेट था तो किसी को। तो ये दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ गुमनामी बाबा स्टोरी। और वो करते 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 जब बवाल बढ़ा तो वहाँ पे एक इंग्लिश का अखबार था, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, यूपी का। उसके वो कलकत्ता से उसके संबंध थे इस अखबार के। तो वहाँ पे कलकत्ता में एक तुषार कांति घोष नाम के बहुत बड़े पत्रकार थे जो उसके ओवरऑल बड़े एडिटर थे। तुषार कांति घोष बहुत बड़ा नाम है, मतलब पद्म विभूषण वगैरह मिला होगा उनको, और वो फ्रीडम मूवमेंट में भी थे, सुभाष बोस के खिलाफ हो गए थे बाद में जाकर के। लेकिन तुषार कांति घोष एक बहुत जाना माना नाम था, मतलब जर्नलिज्म की दुनिया में, और वो बहुत बड़े आदमी थे। तो तुषार कांति घोष ने भी इस पर इंक्वायरी करने की सोची, इस पूरे केस में। जब उसने देखा कि हिंदी में खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे कोई गुमनामी बाबा है कुछ करके, तो उन्हीं के जिस पेपर के एडिटर थे उसी का एक सिस्टर पेपर था यहाँ पे, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका। बाद में हिंदुस्तान टाइम्स ने उसको ओवरटेक कर लिया। तो अभी जो लखनऊ में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान टाइम्स का ऑफिस है, वो NIP का ऑफिस था पहले। अच्छा। वो बंद हो गया पेपर बाद में। तो NIP ने अपनी एक वहाँ पे लोकलाइज इंक्वायरी करवाई। तो उस इंक्वायरी के अंदर 3 लोग, उसमें जो वहाँ का एक जो न्यूज़ एडिटर कौसर हुसैन के साथ में एक अपने, उन्होंने वहीं के लोकल जर्नलिस्ट अपने प्रोफेसर VN अरोड़ा जी भी हैं। कौसर साहब चले गए और उसके बाद में उन्होंने दिल्ली से एक स्पेशल जर्नलिस्ट को बुलाया इंक्वायरी के लिए। इसी टीम का वो थे निर्मल निवेदन वॉज अ बिग शॉट। निर्मल निवेदन आपका शेखर गुप्ता जी का दोस्त था, और वो बहुत सही, मतलब ऊपर के लेवल का आदमी था। और अगर वो आज जीवित होता तो वो टॉप लेवल पे होता मीडिया में। अच्छा। वो शेखर गुप्ता का साथ था, वो शेखर गुप्ता के साथ उनका अच्छा मित्र था। और उसने उस टाइम पे बहुत अच्छी किताबें लिखी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो चल रही थी प्रॉब्लम, उसको लेकर के। उसकी वाइफ मेरे ख्याल से IAS ऑफिसर थी। तो यू कैन इमेजिन कि कोई पत्रकार की अगर बीवी IAS ऑफिसर हो तो पत्रकार किस लेवल का होगा। तो उसमें तो निर्मल निवेदन को बाहर से बुलाया गया। तो निर्मल निवेदन ने और VN अरोड़ा जी ने और अपने कौशल साहब ने इंक्वायरी करी, और उन्होंने 10-12-13 आर्टिकल छापे उसको लेकर के। और उन्होंने जो हिंदी में लिखा गया था उसको उन्होंने मोरलेस कन्फर्म करा कि ये जो भी एविडेंस हमको यहाँ लोकल लोग जो कह रहे हैं, या
या जो उस आदमी का सामान हमको वहाँ पे मिला है, जिसको पुलिस ने सील कर दिया है, उस सामान में जो हमें दिखाई दिया वो सुभाष बोस दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये इंग्लिश में आया, देखो हिंदी में तो कोई पता नहीं, देखो हमारे देश का प्रॉब्लम एक तो है कि हिंदी इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम आता है, जी। अभी नहीं है, पहले के टाइम पे था कि हिंदी में लोग ध्यान देते नहीं थे नहीं। तो इंग्लिश में एक जब आया था तो वहाँ बवाल मच गया, जब थोड़ा ज़्यादा मतलब गर्मी हुई, लेकिन वो गर्मी दिल्ली तक नहीं है, लेकिन थोड़ी गर्मी बढ़ी। तो गर्मी जब बढ़ी तो नेताजी के, सुभाष चंद्र बोस के 2 रिश्तेदार वहाँ पर आए। एक उनकी भतीजी ललिता बोस और एक उनका भांजा, जो मिस्टर रॉय, उसका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जो सुभाष बोस से मतलब जो 8-10 भाई-बहन थे, तो उसमें से शरद बोस, सुरेश बोस, तारूबाला, सुभाष, ये ऑर्डर में है। तो जो तारूबाला की शादी गोरखपुर में हुई थी, तो वो तो मर चुकी थी, लेकिन उसका लड़का जो था वो आया था। तो वो और ये ललिता बोस जो है यहाँ पर आए। ललिता बोस थोड़ी पॉलिटिक्स में थी उस टाइम पे, तो उसकी जान पहचान थी, वो वहाँ पर आई, उसने रसूख का इस्तेमाल किया, उसने कहा दिखाओ सामान, पुलिस की कस्टडी में क्या सामान है, ये है वो है, लोगों से बातचीत करी। तो वो जो लोग थे, लोगों ने बताया बाद में करके, क्योंकि ललिता बोस की तो डेथ हो चुकी है, कि उन्होंने बोला कि वो देख करके वो रो पड़ी कि ये तो मेरे अंकल का सामान है, ये मेरे दादाजी का छतरा है। तो उसने मेरे परिवार की फ़ोटोग्राफ्स हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिए। और वो फिर वो उसके बाद में कहा जाता है कि वो गई वहाँ पे जो उनके जो मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के पास में, कि ये मुद्दा जो है ऐसे तो मेरे अंकल का है। तो उसने वीर बहादुर ने, कहा जाता है कि उनको ये बोला, क्योंकि वीर बहादुर जी की भी डेथ हो गई है, कि उनको ये बोला गया कि ये मेरे बस का नहीं है, तो कोर्ट चले जा। उन्होंने ऐसा कुछ उसको बोला कि कोर्ट जा, ये मुद्दा है वो नहीं है। उस ज़माने में कहानी एक और भी है कि निर्मल चंद्र खत्री जी से, जो कांग्रेस के उस टाइम पे वहाँ के लीडर थे, अभी मेरे ख्याल से कांग्रेस प्रदेश के मुखिया भी थे वो, उत्तर प्रदेश के। अच्छा। तो उनके बारे में लोकल मीडिया में खबर है कि जब ये बवाल उठा तो वो कह रहे हैं मैं दिल्ली जा रहा हूँ बात करने के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस मुद्दे के मामले में। ये बात वही 85-86 की है। वो गए, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में कभी मुँह नहीं खोला इस केस के बारे में लोगों ने। तो तब तो ये जब ललिता बोस वहाँ पर आती हैं, तो ललिता बोस ने फिर ये क्या नाम है, ये मुद्दा उछाला। तो उनको मुख्यमंत्री ने प्राइवेटली बोला कि तू कोर्ट में चली जा। तो उसने वहाँ पे जाकर के, एक बहुत जाने माने बंगाली वहाँ पे एक वकील थे वहाँ पे, उन्होंने उसको लेकर के उन्होंने वहाँ पे कोर्ट में केस कर दिया। और उस कोर्ट केस करने में नेवल निवेदन के, सॉरी, अपने सैयद कौसर हुसैन वगैरह ने, और काफ़ी, और एक विश्वबंधु तिवारी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई। लेकिन केस फाइल करने जो नाम था वो इसका, ललिता बोस का, विश्वबंधु तिवारी जी का नाम था इसके अंदर। तो ये उन्होंने कोर्ट में केस करा, और कोर्ट ने एकदम से आदेश दिया कि ये जो सामान उनका जो वहाँ से मिला था गुमनामी बाबा का, जब उनके कमरे में तो जाना अलाउ था नहीं, लेकिन जब उनकी डेथ होगी तो लोग उनके गए, फिर एक चेले ने ताला मार दिया, फिर दूसरे ने ताला मार दिया, फिर पुलिस आ गई। पुलिस ने फिर सामान को देख के एक इन्वेंट्री बनाई छोटी सी, तो कस्टडी में ले लिया। तो उसने बोला कि ये जो सामान जो पुलिस ने कस्टडी में लिया, को ललिता बोस ने अपने जो कोर्ट में पिटिशन डाली, उसमें ये बोला कि जो सामान यहाँ से मिला वो मेरे अंकल से और नेताजी से जुड़ा हुआ है, इसको उठा के नेशनल म्यूजियम में, नेशनल आर्काइव में भेजना चाहिए, अगर ये पता लगता है कि मेरे ही अंकल थे, चाचा थे मेरे। तो कोर्ट ने कहा कि ये सारे सामान की आप प्रॉपर एक इन्वेंट्री बना करके कोर्ट के संरक्षण में इसको डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में रखा जाए। तो वो कोर्ट ने एकदम से इंटरिम ऑर्डर दे दिया। उसके बाद से वो कोर्ट में केस जो है वो लटक गया। फिर वो अलग अलग कहानियाँ, गवर्नमेंट ने प्रेशर लगाया। लेकिन एक कहानी बड़ी उस ज़माने में मुझे, अब ये तो रिकॉर्ड पे हुई है, लेकिन एक कहानी जो रिकॉर्ड पे नहीं, जो मुझे बताई गई, जो मैंने किसी पत्रकार ने मुझे वहाँ पे 2-3 लोगों ने बताई थी, और ये बड़ी चमत्कारी बात है कि ये आप जानते हैं कि वही इलाका है जहाँ पे राम जन्मभूमि भी बिल्कुल वहीं पड़ती है, ठीक है। तो वहीं पे कंट्रोवर्सी थी इसको लेकर के। तो वो सवाल लोग पूछते हैं कि भाई ये इतना बड़ा मुद्दा हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को लेके कंट्रोवर्सी हुई, यूपी में खौरों में आ रहा, तो ये मुद्दा कभी दिल्ली में क्यों नहीं आया उस टाइम पे। और ये सवाल मुझे रेज़ करने वाले एक बार जगमोहन जी थे। जगमोहन जी जो हमारे गवर्नर साहब थे, मेरी किताब पे एक डिस्कशन था, तो मुझसे जब प्राइवेट बात कर रहे थे वो, तो उसने मुझसे पूछा, यार ये बड़ी कमाल की बात है कि हमें ये कभी इतनी बड़ी बात होगी और ये हमें कभी सुनने को नहीं लगा कि ये बात। मैं तो देख के हैरान हूँ केस को। तो मुझे किसी व्यक्ति, जन पत्रकार बंधु ने ये बताया था, 2-3 लोगों ने बताया था। जब मैं खुद गया इस केस में 2001 में, तो उन्होंने बोला कि हुआ ये था उनके हिसाब से, अब वो कितना सच्चा झूठ है भगवान जाने, लेकिन वो ये बोलते हैं कि जैसे ही ललिता बोस ने कोर्ट में केस लगाया ये कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस का प्रकरण पे कुछ किया जाए, उसने कहा वो जो कोर्ट में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला जो केस पड़ा हुआ था ठंडे बस्ते में, कोर्ट के पास तो वो 1800 कुछ से केस पड़ा हुआ, 48 में फिर केस लगा दिया। कोर्ट तो चुपचाप, कोर्ट तो कुछ कर नहीं रहा था, कोर्ट तो क्या कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था इस केस में।
उसने कहा जैसे ही ये ललिता बोस ने केस लगाया, उसी टाइम पे किसी बंदे ने, जिसका कुछ केस से लेना देना नहीं है गुमनामी उस राम जन्मभूमि टेम्पल से, कोई थर्ड पार्टी ने आकर के केस ठोका कि वो जो पूरा इलाका था ना, वो जो मस्जिद बनी हुई थी, उसके उन्होंने बंद कर रखा था उसको वहाँ पर, क्योंकि उसको लेके 48 में प्रॉब्लम हुई थी, तो पूरा इलाका बंद था, आप अंदर, आपका जाना अलाउड नहीं है। तो किसी बंदे ने केस ठोक दिया कि इसको हमें अंदर जाने की अनुमति दी जाए ताकि हम पूजा पाठ कर सकें, और कोर्ट ने वो अलाउ कर दिया, जबकि वो आदमी जिसने केस फाइल किया वो पार्टी नहीं है। तो वो बेसिकली हाई कोर्ट के ऑर्डर में बाद में कहा गया राम टेम्पल वाल में कि ये नकली केस प्लांट हुआ है। तो लोग कहते थे कि ये गवर्नमेंट ने करवाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि कोई नकली बंदे को खड़ा करके। तो ये जब मुझे लोगों ने बताई, ये कहानी सुनाई, उन्होंने बोला कि हुआ ये था कि जैसे ही ललिता बोस ने ये वाला केस लगाया, ये जानबूझ के गवर्नमेंट ने ये स्टोरी प्लान करवा दी ताकि लोगों का ध्यान इससे हट जाए। अच्छा, मुद्दे से। क्योंकि ये आप ध्यान में रखो कि आजकल के लोग छाती ठोक के बोलते हैं कि राजीव गांधी जी ने अयोध्या वाला जो अयोध्या का जो डिस्प्यूट था राम टेम्पल का, वो तो बहुत पुराना चल रहा है। तो उसमें जो हमारे समय में जो रीज़न था, जिस रीज़न से केस में बवाल मचा था, कि उस पूरे कंपाउंड को खोल दिया गया हिंदुओं के लिए, और वहाँ पे ताकि वो पूजा कर सके। तो ये हुआ है घटनाक्रम 1986 की शुरुआत में, ठीक है, जिस टाइम पे वो ललिता बोस कोर्ट में गई है। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अभी वो कहते हैं कि राजीव गांधी ने करवा दिया। मैं इस बात को, अब मेरे को लोगों ने बोला कि ये इसलिए नहीं करवाया कि उनको राम में इंटरेस्ट है, उनको इसका कि गुमनामी बाबा की सूरी को दबाना है, कि छोटी आग को बुझाने के लिए बड़ी आग लगा दो। और मैं उस थ्योरी को मानने में इसलिए ज़्यादा इच्छुक हूँ, जो मुझे पत्रकारों ने बताई थी, कि राजीव गांधी तो बड़े सेकुलर आदमी थे। कांग्रेस के सब जितने जानने वाले मेरे रिश्तेदार, ये दो सारे सेकुलर हैं। जब राम टेम्पल का मुद्दा आया था तो उनकी शक्लें ऐसी थी जैसे घर में किसी की चाचा की डेथ हो गई हो, सबकी शक्लें उतरी हुई थी। तो ये जो जमात बिल्कुल राम टेम्पल के बिल्कुल फेवर में नहीं थी, जिनकी शक्लें उतर गई थी राम वर्डिक्ट आने के बाद से, और उनका मुखिया राजीव गांधी, उससे बड़ा तो सेकुलर आदमी कोई पैदा ही नहीं हुआ अभी तक, जब से धरती बनी है। तो इतना सेकुलर आदमी क्यों ऐसे काम को करवाएगा, या कि उसकी गवर्नमेंट क्यों करवाएगी? तो मुझे उस बात में जोर दिखाई दे रहा है कि ललिता बोस ने केस लगाया, उसी फटाक से उन्होंने ये केस लगा दिया, और उस दिन के बाद से 86 के स्टार्टिंग से आप ये भूल गए कि अयोध्या में, नगरी में गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस की कहानी है। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, राम टेम्पल। और राम टेम्पल भगवान राम का इतना बड़ा नाम है कि उनके सामने किसी का नाम नहीं टिकेगा। सही बात। तो ये एक थ्योरी वहाँ पे लोगों ने फ्लोट की। यानी हाँ, ये बात हुई, उसमें करते करते फिर ये कोर्ट में केस चला गया। फिर उसमें अलग अलग बड़ी घटनाएं घटी हैं। निर्मल निवेदन जैसा जो आदमी था, मैंने आपको बोला कि अगर आज वो जीवित होता तो वो किसी चैनल का हेड होता। अच्छा। बिकॉज ही वॉज ए वेरी बिग गाय। उनकी किताब अभी तक मिल जाती हैं अमेजन के ऊपर। उस आदमी के बारे में कहा जाता है कि वो आया, उसने दिल्ली में आया और ट्रक चढ़ गया उसके ऊपर, ठीक है जी। तो उसके बारे में भी थ्योरी है कि वो बंदा टपकाया गया है। तो ये कहानी थी। और उसके बाद में वो केस ठंडा हो गया, कोर्ट में कुछ नहीं हुआ। ललिता बोस भी ठंडे बस्ते में चलेगी, कहानी बंद होगी। तो विद ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये कहानी 85 में उछली, ये आपके लखनऊ यूपी में फैली, बंद हो गई, और वो 86 तक आते आते वो ख़त्म होगी। बस एक काम था कि वो जो कोर्ट का ऑर्डर था ना, तो इन्वेंट्री में गुमनामी बाबा का सारे सामान की लिस्ट बना करके सारे सामान को उन्होंने ट्रेजरी में डाल दिया। अच्छा। लेकिन बाकी मामला ठंडा पड़ गया, और ललिता बोस भी बाद में हार गई। मतलब वो उसने एफर्ट मारना छोड़ दिया, बिकॉज कब तक मारती, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी, कोर्ट भी चुप हो गया बाद। ठीक। तो ये केस ऐसे उछला और ख़त्म हो गया 87। सर, आपकी रिसर्च के हिसाब से माने नेताजी ने अयोध्या क्यों चुना? मतलब कोई और भी जगह चुन सकते थे? उसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा ना, कि वो गुमनामी बाबा वापस कैसे आए, कब आए। मैंने वही पूछा था, हाँ, कि तो आए कैसे? वो अयोध्या में नहीं थे, वो अयोध्या उन्होंने चुना बाद में। अच्छा। अगर आपका स्पेसिफिक सवाल है तो उन्होंने राम टेम्पल की बात वो करते थे। अच्छा। बहुत पहले से। अच्छा। साधु भी थे। हाँ। तो साधु तो मंदिर की बात करेगा ना। हाँ। साधु थोड़ा बैठ के मस्जिद बनवाएगा। उनको विश्व हिंदू परिषद में काफ़ी इंटरेस्ट था, काफ़ी लिटरेचर वहाँ से मिला, वो जो सामान इन्वेंट्री का बना है, तो काफ़ी लोग उनसे मिलने आते थे। और राम टेम्पल से जुड़े हुए जो उसका जब पूरा मूवमेंट चला है, उनके लोगों का उनके पास में आना जाना था, ठीक है जी। तो उनको भी वो बात थी। तो एक तो वो कारण था, दूसरा था कि वो जो जगह चुनते थे वो अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से चुनते थे कि कहाँ मुझे रहना चाहिए, और उनको घर चाहिए स्पेसिफिक। तो अयोध्या नगरी में उनका आना हुआ था 19 मेरे ख्याल से 70s में हुआ, 72-73 में कहीं आसपास के आए होंगे। वहाँ पे रहे, फिर वो बीच में फिर यहाँ फैज़ाबाद आ गए। लेकिन वो अयोध्या में पूरी ज़िंदगी अयोध्या में नहीं थे, उससे पहले कहीं और जगह में थे। उससे पहले वो बस्ती में थे, 10 साल बस्ती में रहे हैं। बस्ती से पहले वो नैमिष में थे, नैमिष शरण से पहले वो लखनऊ में थे।
लखनऊ से पहले वो मैनपुरी में थे। तो ये बड़ा जो गुमनामी बाबा जो था बड़ा अजीब किस्म का व्यक्ति था, मतलब जो अगर आप उसको गुमनामी बाबा को अगर आप नेताजी का लिंक हटा देंगे, गुमनामी बाबा जो बड़े अजीब किस्म का आदमी है। वो किसी को अपनी शक्ल-वक्ल दिखाते थे नहीं, कमरे में बंद रहते थे। और आप जाएँगे तो अटेंडेंट एक सरस्वती देवी थी वहाँ पे। पहले उनके पिताजी भी थे, उनकी पिताजी की डेथ हो गई 70s की शुरुआत में। उनका लड़का था राजकुमार वहाँ पे, राजकुमार जी अभी हैं। और बाकी लोग और ये फिर उनके बीच-बीच में लोकल उनके चेले आते थे। तो लेकिन उस आदमी से अगर आप मिलने जाएँगे तो एक तो आपको मिलने देना अलाउड नहीं करेगा। बिना ठोक बजा के आपकी पूरी और आपको बड़ी लंबा प्रयत्न करना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। और आप मिल भी लेंगे वो भी और ये शुरुआत के टाइम पे तो बात भी नहीं करते थे। आपको स्लेट में लिख कर के देंगे, पर्दे के पीछे बैठे स्लेट में से लिख के आपको दे देंगे। अपने हाथ का लिखा कुछ आपको कभी देंगे नहीं। और बाद में जाके थोड़ा-सा जब टाइम बढ़ा तो फिर वो बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, बातचीत हुई। तो लेकिन आपका ये था कि मैं वो आप पर्दे की इस तरफ, वो पर्दे की उस तरफ, और आप सिलेक्टेड लोगों से बातचीत, तो उनका दायरा कभी बढ़ा नहीं। तो लेकिन वो आदमी सारा जीवन अयोध्या में नहीं था, मतलब वो जिस अयोध्या में आज बात करते हैं या जिस राम भवन में वो 2 साल रहे हैं। उससे पहले वो 7-8 साल वो अयोध्या नगरी में रहे। अयोध्या नगरी में बिल्कुल राम टेम्पल के आस-पास, लेकिन एक जगह नहीं, अलग-अलग घरों के अंदर। लाल कोठी में थे, यहाँ थे, वहाँ थे, वहाँ थे। क्योंकि ये आदमी बहुत खुश, मतलब ये आदमी कंट्रोवर्सी से भाग रहा था। जब किसी को शक हुआ उनके ऊपर कि कुछ चीज़ हो रही है तो वहाँ वो से घर निकल छोड़ के गए। भाग जाए। तो उन्होंने बहुत सारे घर उन्होंने, मतलब वो मैनपुरी में स्टार्ट किया और वो आखिर में यहाँ तक आए। तो अयोध्या चुनने का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होगा, लेकिन धार्मिक कारण हो सकते हैं, और बाकी की वो पर यूपी उनकी चुनने का कारण फैमिली था। सर बंगाल से आती थी, ज़्यादातर तो बंगाल से ही थे ना? तो फिर बंगाल से फैमिली नहीं बंगाल की जो कहानी है, अगर आप उसको उस ऑर्डर में पकड़ेंगे क्या हुआ था, तो पहली चीज़ कि गुमनामी बाबा वाले प्रकरण के अंदर एक तो पहला आपको बोला कि 85 में उछला और 87 में ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद में साल 2001 में मैं हिंदुस्तान टाइम्स में एक्टिव हुआ। मैंने इस कहानी को वहाँ पे पकड़ा और मेरी वजह से ये कहानी इंटरनेशनल लेवल पे चलेगी और आज के दिन में यहाँ पे आती है। तो मैंने उसको, आप कह सकते हैं कि मैं उस मुद्दे को, आज जो शुरुआत किया टंडन जी ने, लेकिन उसको मुद्दे को वो दब गया। मैंने उसको उछाल के 2001 में स्टार्ट किया और आज काफ़ी टॉपिक मुद्दे पे आ गया है। बीच में एक बहुत ज़बरदस्त कहानी घटी थी। वो साल घटी है सन 62 के आसपास में, जिसकी वजह से गुमनामी बाबा की कहानी बंगाल में फैल गई। उससे पहले बंगाल के लोगों को गुमनामी बाबा के बारे में शायद नहीं मालूम था। मतलब मैं बात कर रहा हूँ मालूम का मतलब इवन सीक्रेटली किसी को नहीं मालूम था। तो 1962 के आसपास एक पुराने ज़माने के बंगाल के बंगाली एमएलए थे, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में एमएलए रहा करते थे। और बड़े लोग, अमीर आदमी थे, और उनका बड़े आदमी थे, अमीर आदमी थे। वो नेताजी को जानते थे अच्छी तरह से, पंडित जी को जानते थे, गांधी जी को जानते थे। तो वो बंगाली जो ये एमएलए थे ना, ये नैमिषारण्य में घूम रहे थे। नैमिषारण्य में बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है हमारे लिए, बहुत बड़ा है, यहाँ पे यूपी में सीतापुर के पास में है। तो नैमिष में वो घूम रहे थे, तो उनको अतुल सेन उनका नाम था। अतुल सेन जी कोई कमजोरी वगैरह, बेहोश गिर गए होंगे, तो उठा के उनको कोई शिव जी के बहुत पुराना मंदिर है वहाँ पे ले गए। तो उनको मालूम चला कि शिव मंदिर में यहाँ कोई महात्मा बैठा हुआ है। तो उनसे उनकी फिर बातचीत हुई और उनके होश उड़ गए करते करते। फिर उनकी बातचीत हुई और वो आदमी जब कलकत्ता आया तो उसका दिमाग घुमा हुआ था। उसने आकर के वहाँ पे एक बड़े जाने माने इतिहासकार हैं, डॉक्टर आर सी मजूमदार, नाम आपने सुना होगा उनका। डॉक्टर मजूमदार नेताजी के मेरे ख्याल से वो को जानते थे काफ़ी, वो की उम्र में काफ़ी बड़े थे उनसे। तो उन्होंने डॉक्टर मजूमदार को बोला कि ये मैं सुभाष चंद्र बोस से मिल के आया वहाँ पे नैमिषारण्य से। और वो भी हैरान हो गए मजूमदारों ने, बाद में बोला भी कमीशन में कि इतना पढ़ा लिखा आदमी जो सुभाष बोस को जानता है, पॉलिटिशियन है, वो कैसे वो किसने कहा जी एग्जैक्ट मैं मिल के आऊँ सुभाष बोस से? हवा में तो नहीं हवा में बोलते। नहीं बोलेगा। फिर उसने क्या किया कि उसने वहाँ जाके और लोगों को बताया। तो और लोगों तक जब बात पहुँची और उसमें और जो लोग थे उसमें अपने वो एक अनुशीलन समिति नाम की एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी पुराने ज़माने की, उसके लोग थे। तो अनुशीलन समिति एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका भगत सिंह से भी लिंक था, जिसका आरएसएस के जो हेडगेवार थी डॉक्टर जी, वो भी एक बार उसका हिस्सा बने थे। लेकिन बड़ी जानी मानी है, कोई गूगल करेगा मिल जाएगा। अनुशीलन समिति बहुत जानी मानी एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो जो उसके रिटायर्ड बुजुर्ग जो फ्रीडम फाइटर थे, उनको जाके चुपचाप उसने बताया जी मैं सुभाष बोस से मिल के आया। तो वो हैरान हो गए कि यार ये आदमी कैसे बता रहा है, अतुल सेन की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, वो कह रहा है मैं उनसे मिला हूँ। तो उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग बुला के उन्होंने बोला कि यार ये तो ऐसे ऐसे घटनाक्रम हुआ है और ये आदमी कह रहा है कि मिल के आया, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उन्होंने पवित्र मोहन रॉय को बुलाया, जो एक फॉर्मर रेवोल्यूशनरी था, डॉक्टर पवित्र मोहन रॉय, मेडिकल डॉक्टर थे लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो रेवोल्यूशन फ्रीडम सर्कल में घुस गए थे। और बाद में पवित्र मोहन रॉय जो था वो जब नेताजी ने या आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी तो ये वहाँ भाग गया, ये वहीं था
और ये वो जान कर गया और वहाँ जाके ये आईएनए इंटेलिजेंस में शामिल हो गया था। और नेताजी ने उसको सीक्रेट मिशन पे भारत भेजा था, लेकिन किसी साथी ने मुखबरी की तो वो पकड़ा गया और पवित्र मोहन राय को और महेंद्र सिंह इसको और अमरीक सिंह गिल को फांसी की सज़ा हुई थी। लेकिन बाद में जब आईएनए के लोग छूट गए तो ये भी बच गए। अच्छा। तो ये आदमी नेताजी के लिए मरने मारने वाला आदमी था, और जो बेसिकली मर चुका था, लेकिन वो बच गया किस्मत से होकर के। बाद में वो एमएलए बना वहाँ का, उधर उस टाइम पे एमएलए था ये बंगाल में। तो उन्होंने बोला कि हम लोग तो पुराने सुभाष बोस को पहले जानते थे, लेकिन ये पवित्र उनके साथ था साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। तो ये सबसे लास्ट में नेताजी को ये मिला, ये 43 में मिला, हम लोग तो पहले मिले थे। तो इसको भेजते हैं और है ये इंटेलिजेंस का आदमी, वेरीफाई करेगा। तो ये वेरीफाई करेगा। तो पवित्र मोहन राय को, और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ सब रिकॉर्ड पर है by the way। इसके कुछ ना कुछ कागज पत्र ये वो फलान ढमकाना सब कुछ है। सरकारी जैसे पवित्रों के लड़के हैं, अभी पवित्रों की डेथ होगी, उनके कागज पत्र है, उनके सुपुत्र हैं, उनकी ग्रैंड डॉटर है, अमेरिकन सिटीजन है। उससे बताइए, कहाँ तो कोई बेवकूफ़ लोग नहीं बोल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ही बोल रहे हैं। तो बट कागज पत्र है, सब किसी एक के कहने पे नहीं चलता मैं। तो पवित्र मोहन राय जो थे, और वो और एक और आदमी कलकत्ता का, वो दोनों वहाँ गए नैमिषारण्य में, और घूम फिर के उनको 1-2 महीने का टाइम लगा। वो वेरीफाई किया सुभाष चंद्र बोस हैं, उनका भी दिमाग घूम गया। फिर उन्होंने उनको बोला कि तूने जैसे मेरे लिए सर्विस की थी ना इंटेलिजेंस वाली, वही काम अब करना है। मुझे सारी खबर कौन क्या कर रहा है तूने मुझे बतानी है। और उसके अलावा उन्होंने जो कुछ सामान मांगा कि मुझे आप इस तरह की बाइनोकुलर्स चाहिए, मुझे एक रेडियो चाहिए, मेरे को ये चाहिए। रेडियो, आजकल का रेडियो का मतलब कुछ और है, जो आज टेक्नोलॉजी में मेरे ख्याल से लेटेस्ट गैजेट नहीं होगा, उस ज़माने में रेडियो का हाल वही था, क्योंकि रेडियो मिलता था नहीं, रेडियो के लिए आपको लाइसेंस देना पड़ेगा। तो बड़ा हाई क्वालिटी का रेडियो मांगा उनसे कि मुझे रेडियो चाहिए, मुझे सिगार चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो पवित्र थोड़ा गरीब आदमी था, वो इतना पैसे कहाँ, उसने कहा जी मैं रेडियो कहाँ से लूँगा, ये महंगी चीज़ें मंगा रहे हैं, तो किसके पास जाऊँ। तो उसको ध्यान में कि दीदी के पास चलते हैं। दीदी कौन? दीदी वो तो लीला रॉय। तो लीला रॉय और पवित्र मोहन राय इस पूरी कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर हैं इस गुमनामी बाबा की में। वो आपस में रिश्तेदार नहीं थे। लीला रॉय की इंपॉर्टेंस है कि वो दीदी के पास जाओ, क्योंकि दीदी कौन है? दीदी रेवोल्यूशनरीज की दीदी। भारत में जो रेवोल्यूशनरी फ्रीडम स्ट्रगल हुई है, मतलब जो लोग एक्चुअली में जा कर के मारपीट करते थे, गोली मारते थे, वो ज़्यादातर लोग जिन्होंने गोलियां चलाई हैं वो गरीब घर के या मिडिल क्लास के होते थे। कि वही तो गोली तो वही चलाएगा। सुभाष बोस तो आईसीएस नौकरी देगा ना, वो उतना गोली चलाएगा। उसके फादर राय बहादुर थे। तो ये काम जो है ना, वो ग्राउंड ऑपरेटिव्स काम करते थे, मारने पीटने के। लीला राय की बड़ी अजीब कहानी थी कि इनके ग्रैंडफादर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। आज के ज़माने में किसी का बाप अगर एसएचओ होगा तो वो दुनिया अपने आप को खलीफा समझता है। आज के ज़माने में मैं थाने के सामने रहा हूँ तो मुझे पता है कि किसी का, वो जिसका फादर एसएचओ था, वो तो ऐसे बिहेव करता था जैसे खुद ही ऐसे जो है। वो तो डोनाल्ड ट्रंप का घमंड क्या आपको मैं दिखाऊं कि इनमें जितना घमंड में होता है। आपको लगता है कि ये बड़े घमंडी अमेरिकन, इन्होंने कभी देखे नहीं दिल्ली में कि लोग कैसे बिहेव करते हैं जिनके बाप थोड़ी ऊंची पोस्ट में होते हैं। एकदम से घमंडी किस्म के लोग, और ऊपर से हमारे मीडिया वाले ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि वो हर सुबह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनको फ़ोन करके पूछता है कि कैसे दुनिया चलानी है। तो एक नंबर है घमंडी और इस तरह के इंसान जो होते हैं वो। तो ये लेडी की बात मैं कर रहा हूँ जो सुभाष बोस से 1-2 साल छोटी थी, 2-3 साल छोटी थी। उसका ग्रैंडफादर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था ढाका का। उसके फादर राय बहादुर थे, और वो उस टाइम पे मतलब उसने इंग्लिश में एमए किया था। पहली फीमेल स्टूडेंट थी पूरे यूनिवर्सिटी में जिसने इंग्लिश में एमए किया। तो वो हर पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल बैकग्राउंड से, दिखने में बहुत सुंदर थी, हर पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत टॉप क्रीम में आती थी वो करके, ठीक है। और वो सुभाष बोस को जानती थी जब से वो दोनों टीनेजर्स थे, ठीक है। तो वो सुभाष बोस की फ्रेंड की कैटेगरी में आती। वो थी फ्रीडम स्ट्रगल में थी। उसका पोर्ट्रेट लगा पार्लियामेंट हाउस में, पुराने वाले में। तो किसी एयर का पोर्ट्रेट लगता नहीं ना, मनमोहन सिंह के टाइम पे लगाया गया था। अच्छा, हाँ, पोर्ट्रेट लगा वहाँ पे। तो आपको तो गिनती के बंगाल के 4-5 लोग का लगा, उसमें उनका लगा हुआ। तो वो इस तरह की इतने बड़े, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चुनी गई थी वो। उन्होंने छोड़ दी बाद में, वो बात अलग है कि वो छोड़ दिया किसी कारण से, लेकिन वो उसमें चुनी गई थी। तो शी वाज अ वेरी वेरी वेल नोन रेनाउंड फ्रीडम फाइटर, एंड शी वाज सुभाष बोस's फ्रेंड। शी वाज नॉट अ फॉलोअर इन दैट सेंस, शी वाज अ फॉलोअर, बट शी वाज आल्सो, एंड बिकॉज वो उसको बहुत पहले से जानती थी। तो जब पवित्रों ने खबर दी तो वो लीला राय की डायरी में उसने कहा जी मेरा तो दिमाग घूम गया सुन करके, ये पवित्रो क्या बता रहा है मुझे कि मैं उनसे, वो मैंने वेरीफाई किया सुभाष बोस से, उनसे मेरी कुछ बातचीत हुई है करके। उसने कहा मैं उसकी डायरी अवेलेबल लीला राय की, मैं आई कैन नॉट बिलीव। उन्होंने बोला ये क्या। तब उन्होंने अपने लोगों की, जो उनके खासम खास थे, उनकी सीक्रेट मीटिंग बुलाई।
और उस मीटिंग में एक आदमी जो था, उसमें से बाकी लोगों के नाम पता नहीं, उसमें से एक था समर गुहो, जो बाद में बहुत फेमस हुआ था नेताजी वाले काम को लेके 70s के दशक में, जिसकी वजह से खोस्ता कमीशन बना था। तो समर गुहा लीला राय का चेला था, तो वो तो उनका शिष्य था उनका। तो लीला राय ने समर गुहा, बाकी लोगों को 5-7 लोग थे, सुनील जो जो दास थे वो थे, पुराने रेवोल्यूशनरीज वगैरह, वो सारों की मीटिंग बुलाई और उसमें से 3-4 लोगों की टीम लेके फिर लीला राय वहाँ पे गई। वो लीला राय वहाँ जाके गई, फिर वहाँ जाके उसका फिर वो रो रो के बुरा हाल हो गया। तो देन शी ऑल्सो मोर और लेस कन्फर्म्ड एंड शी केम बैक। और उसके बाद से आप कह सकते हैं कि गुमनामी बाबा की जो कहानी है 63 में लीला राय की मीटिंग के बाद से काफ़ी क्लैरिटी हमको है, क्योंकि उसके बाद से उनका और बंगाल के लोगों के बीच में कांटेक्ट हुआ। ठीक है। और उसी में आपने जो सवाल पूछा कि जब वो उनसे मिलती हैं लीला राय, तो वो कहते हैं कि मेरे बारे में कुछ मेरे दोस्तों को बताओ मेरे बारे में। तो उन्होंने नाम लेके एक आशुतोष गांगुली थे, जो हिंदुस्तान जिंक के मालिक, जो यहाँ पे राजस्थान में, उसका कंपनी का नाम चेंज हो गया, बट हिंदुस्तान जिंक के जो उसके मालिक थे वो सुभाष बोस के पर्सनल दोस्त थे। तो बोला कि उसको आशुतोष को बताओ मेरे बारे में, डॉक्टर मजूमदार को बताओ मेरे बारे में, दिलीप कुमार रॉय जो मेरा दोस्त है उसको बताओ मेरे बारे में, सेजदा को बताओ मेरे। सेजदा मतलब सुरेश चंद्र बोस, जो सुरेश चंद्र नेताजी का बड़ा भाई। मैं बताया आपको, शरद, सुरेश, तारू बोला, सुभाष। तो बोला तो सबसे बड़ा जीवित उस टाइम सुभाष बोस की फैमिली में वही था। तो बोला सेजदा को बताओ। सेजदा मतलब मंजले भैया के बीच का जो था। मेजदा सुरेश बोस बोलते थे, शरद को बोलते थे, इनको सेजदा कहते थे। नेताजी बोलते थे, इन्होंने भी सेजदा ये वर्ड यूज़ किया कि सेजदा को बताओ। तो लीला राय ने जाकर के सुरेश चंद्र बोस को बताया कि ये यहाँ पर है। सुरेश बोस ने इंक्वायरी करने के लिए एक सुनील गुप्ता को भेजा वहाँ पे इंक्वायरी के लिए। रेवोल्यूशनरी था वो था। सुनील को मामा को मैं जानता हूँ, बिकॉज वो मैं हमारे टाइम तक रहे हैं, तो उनको मैं पूरा बातचीत किया। तो सुनील गुप्ता जो थे वो वहाँ पे गए, उन्होंने भी इंक्वायरी करी, उन्होंने क्या बोला जी वही है। और उसके बाद से 63 के बाद से ऐसे एक कलकत्ता में ग्रुप बन गया 5-7 लोगों का। उसमें एक आपका हो गए विजय नाग, जो लीला रॉय के अडॉप्टेड सन बट एक्चुअली में उनके नेफ्यू हैं रियल। तो विजय बाबू हो गए, अभी हैं वो विजय नाग। और सुनील गुप्ता, उनकी डेथ 2010-11 में हुई है, वो सुनील मामा। सुनील दास, वो भी लीला रॉय के बड़े चेले थे, वो संतोष भट्टाचार्य जी। ठीक है। तो ऐसे ही 4-5 लोगों का एक ग्रुप बना और ये बंगाली चुपचाप से सीक्रेटली दुर्गा पूजा के टाइम पे या अपने और किसी टाइम पे उनसे मिलने आते थे। तो वो वहाँ से कहानी निकल के आ रही है कि वो आपने बोला परिवार के लोग, तो उसमें परिवार के लोग के लेटर वेटर जाया करते थे आपस में। तो दैट इज़ द स्टोरी। सर इसमें 2 सवाल फिर निकलेंगे। एक तो कि मतलब जब बंगाल से इतना अच्छा लिंक उनका एस्टैब्लिश हो सीक्रेट गया लिंक था, है, ये सारी सीक्रेट बातें लिंक, पब्लिक में नहीं है, सीक्रेट सीक्रेट लिंक, है। हाँ सीक्रेट लिंक, बट कंफर्म तो उनकी फैमिली के फ्रेंड्स वगैरह कर रहे हैं कि कर वो रहे हैं। तो फिर वो उन्होंने कंफर्म नहीं किया, ये बहुत बाद में बात, वो ये जो सारे लिंकेजेस थे इनके, ये ये सीक्रेट थे। अच्छा ये बाद में खुले। अच्छा। नहीं, लिंक थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक उनके एक और उनके एक फॉलोवर थे, मैं उनके साथ बैठा हुआ था। ठीक है। तो सीक्रेसी का आलम उनका है, वो ये था, मैं उनके साथ खाना खा रहा, ये बात कुछ होगी आज से 10-12 साल पहले की, तब वो जीवित थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि बात करते करते, मैं उनके घर में खाना खा रहा हूँ, अच्छे खाते पीते व्यक्ति थे। तो उनकी वाइफ खाना सर्व कर रही है, उन्होंने बोला कि इसको भी नहीं मालूम था कि मैं क्या करता हूँ। मतलब वो लोग भी इतने टॉप सीक्रेट थे कि उन्होंने, मतलब इवन जो बंदे IB रॉ में काम करते हैं, कम से कम अपनी बीवी को बताते हैं कि मैं कहाँ नौकरी कर रहा हूँ। इन लोगों ने अपने घरों तक, बीवियों तक को नहीं बताया, इतने सीक्रेट होकर काम करते थे। तो उन्होंने उनको बोला कि इसको भी नहीं मालूम, मैं, वो भी हंस रही थी, कहते इसको भी नहीं बताया मैंने, ये समझती थी कि मैं नेताजी की कोई पागल आदमी हूँ। इसको हम झूठ बोलते थे कि आज नेताजी का जन्मदिन है 23 तारीख को, तो हम ना गाँव में जा रहे हैं, वहाँ गरीब लोगों की हम सेवा करेंगे। और चुपचाप से कलकत्ता से निकल करके वो वहाँ पे बड़ी बेकरी दुकान थी, बड़ी मशहूर अभी भी है, नोहम केकरी की, वहाँ से केक लेते थे, हिलसा मछली लेते थे और उनका जन्मदिन मनाने उनके पास जाया करते थे। तो ये लोग भी तो ये सारी कहानी सीक्रेट थी। तो बाद में जब मतलब मैं एक्टिव हुआ खासकर और मेरे दोस्त एक्टिव हुए, तो हमने एक एक करके इन लोगों को पकड़ा, जो जीवित थे, जो चले गए, या इनके जो कागज पत्र थे वो निकाले, यहाँ वहाँ से मिला के वो कहानी जो आपको मैं पूरी पिरो के सुना रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी कहानी मैं बिना एविडेंस के नहीं बोलूँगा ना, ये एविडेंस इसके 3-4 है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पूरा है या वर्बल एविडेंस है, तो ये उसकी बेस पर बता रहा हूँ आपको मैं। तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ और वहाँ से एक पूरी कहानी निकल के जो आ रही है, मोटी मोटी वो निकल के ये आ रही है कि जो 1945 की 44 के आसपास में उन्होंने बोला, गुमनामी बाबा ने बोला
कि मैंने रूस से बात करी हुँ, और रूस पे मैंने सीक्रेट विजिट करी, हुँ, ठीक है। बाद में हमको अभी एक डिक्लासिफाइड फाइल में हमको एक हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि इवन ब्रिटिश इंटेलिजेंस को ये हवा लगी थी कि सुभाष चंद्र बोस ने अक्टूबर नवंबर में ये सीक्रेटली रशिया विजिट किया था। लेकिन गुमनामी बाबा ने पहले ही बोल दिया कि मैं गया था वहाँ पे, मेरी रशिया के टॉप लीडरशिप बात हुई थी और मेरे भागने की प्लान तभी कंफर्म हो गई थी। और जब एक्सीडेंट का टाइम आया प्लेन क्रैश का, तो ये नकली कहानी का बात बोलते हैं कि वहाँ कोई, मैं उस इलाके में गया ही नहीं और ये मैं रशिया चला गया था। साइबेरिया की वो बात करते हैं कि वो साइबेरिया में थे बहुत टाइम तक, हुँ, ठीक है। फिर वहाँ से फिर वो कहते हैं कि 1900 कोई आप लगा सकते हैं कि 1952 के आसपास हुँ, वो भारत में आए, नेपाल के रास्ते से आकर के मानसरोवर के रीजन से पैदल चल कर के आए और वहाँ से ये नेपालगंज से भारत एंटर किए और वहाँ पे आकर के जो पहला पड़ाव उनका जो हमको मिलता है वो मैनपुरी का मिलता है। तो उसके बाद में ये सब इलाके में मैनपुरी और ये मोर और लेस यूपी। यूपी, हुँ, तो पर यूपी क्यों सर? यूपी यूपी क्यों? चुनने का कारण ये था कि एक उनका जो चिट्ठी उन्होंने मेरे ख्याल से लीला रॉय को लिखा है 1964 में, हुँ, हुँ, उसमें ये उन्होंने लिखा है कि वो बोलते थे अपने आप को मृत भूत या डेड मैन, डेड घोस्ट, हुँ, योर डेड मैन, या भूत वर्ड यूज़ करते थे अपने हुँ, लिए ज़्यादातर, और भी वर्ड यूज़ किया लेकिन ये करते थे, सुभाष भी वर्ड यूज़ किया लेकिन ये हुँ, वर्ड यूज़ करते थे ज़्यादातर। तो उन्होंने बोला कि जब ये चिट्ठी लिखी उन्होंने 64 के आसपास में, उसमें मेंशन किया उन्होंने कि जब से भूत वापस आया है वहाँ से, पता नहीं 22 या 25 बार वो बाहर जा चुका है। तो वो वहाँ से निकल करके ना वो बाहर जाया करते थे, कट 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 कट। और जो बाहर जाते थे तो ऑब्वियसली वो उनका 4-5 उनके नकली पासपोर्ट थे हुँ, और उन्होंने बोला कि मेरे पास यहाँ मैंने 3-4 बंदों को ट्रेन कर रखा मैंने, जब मैं जाता हूँ तो मेरी जगह ले लेते हैं। उनको अच्छा। सारी बातें वो बोलते मेरे बिहाफ पे। और वो वहाँ से तो उनके लिए जाना बड़ा आसान था कि नेपाल बॉर्डर बिल्कुल सामने था। हुँ, तो यूपी चुनने का कारण ये था कि नेपाल बॉर्डर बिल्कुल पास में है। नेपाल का बॉर्डर आज के दिन भी खुला नहीं है। आज के दिन भी बंद नहीं है, बंद खुला नहीं है, है, आज हाँ। के दिन के अंदर भी। उस ज़माने में तो किसी को पता नहीं, तो वहाँ से वो आराम से नेपाल के बॉर्डर में घुसते थे और ओह! उसके बाद में वो रशिया के लोग उनको ले आए थे यहाँ से उठा करके हुँ, और उन्होंने रशिया में जाने की बार-बार बात करी। ये सब वो तब नहीं गए, बाद में भी गए। उन्होंने बाद में हुँ, उन्होंने बोला कि मैं रशिया में, जैसे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि वो क्रुश्चेव से उनकी अच्छी दोस्ती थी। निकिटा क्रुश्चेव जो आपका स्टालिन के बाद जो हुँ, बना है, हुँ, 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 तो एक बार उन्होंने बोला भी ओपेरा देखने गए थे हम लोग उनके साथ में, क्रुश्चेव के साथ में, तो अलग से एन्क्लोज़र बनाया था। फिर उन्होंने पेरिस जाने की बात भी बोली है कि मैं सीक्रेटली पेरिस गया था। तो हुँ, मोस्ट लाइकली वो रशिया के डिप्लोमेटिक कवर में गए, तो अलग-अलग कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं जाने की, हुँ। लेकिन वो रशियंस लेके जाते थे। तो ये, लेकिन चुनने का रीज़न ये था कि ये इलाका जो था हाँ, वो ईज़ी वो एस्केप था वहाँ से, बॉर्डर निकालने के लिए निकालने आसान के था लिए, और ये ठीक। इलाका उनका देखा था, यहाँ उनको रिलेटिवली सेफ थे वो करके। लोगों ने बीच में उनको रिलोकेट करने के लिए कहा था कि आपको उड़ीसा ले जाएँ, कहते नहीं वहाँ मुझे लोग पहचान जाएँगे, वहाँ नहीं जाना। हुँ, और दूर भी था, अलग कारण, तो हुँ। ये बेसिकली वो था। तो सर एक मेरा सवाल जो था उसी में रिलेटिवली कि सुभाष चंद्र बोस जी ने वापस आके रिजीम चेंज के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? मतलब वो आए शांति से गुमनामी बाबा बन के रहे, बिल्कुल पूरी ज़िंदगी गुजार दी। आपने कहा कि वो बड़ा सीक्रेट टाइम था पूरा सब, लिमिटेड लोगों से बात, और उन वो लोग भी आप बता रहे हो इतने सीक्रेट रहते थे कि किसी को हवा भी नहीं लगी जब तक उनकी डेथ नहीं हुई या करोनेशन नहीं हुआ तब तक में। तो ये सीक्रेसी के पीछे क्या इतना वो था उनका? नहीं, वो सीक्रेसी का जो कारण है कि वो हमें वो उसी ऑर्डर चलना पड़ा कि जब वो रशिया में थे, तो भारत जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक है? तो जब जो उनका जो रवैया था भारत की गवर्नमेंट के खिलाफ में बहुत नेगेटिव था। आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया सरकार को उन्होंने, ठीक है? ओह! क्योंकि वो आज़ाद हिंद सरकार के वो प्रेसिडेंट वो हाँ, थे, जी, जी। रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के। उनकी सुभाष चंद्र बोस की मतलब कभी अंग्रेज़ों से बनी नहीं, ठीक है? और जो बेसिक लड़ाई उनके बीच में और कांग्रेस के अलग दूसरे नेताओं में और खासकर गांधी जी में थी कि गांधी जी डोमिनियन स्टेटस चाहते थे और सुभाष बोस पूर्ण स्वराज चाहते थे, ठीक है? हाँ, ठीक बात। और आखिर में हमने डोमिनियन स्टेटस ले लिया उनसे। हाँ। ये आदमी जो था, ये इसने बोला मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता कभी हुँ, ज़िंदगी में। तो वो डोमिनियन स्टेटस के फ़ेवर में नहीं था वो करके, हुँ, और वो अंग्रेज़ों से लड़ाई लेकर के बैठा, मोल लेके बैठा हुआ है। हुँ, तो 47 में भारत को मिलता है डोमिनियन स्टेटस, हुँ। which का मतलब है कि हम लोग टेक्निकली तब भी अंग्रेज़ी हम पे हाँ, राज कर हाँ, रहे थे। मतलब हैंडओवर देके जा रहे हैं आपको। ट्रांसफर पावर है कि आपका प्रधानमंत्री आपका होगा, लेकिन राजा तो हमारा राजा हमारा जॉर्ज ही था ना हमारा स्टेट पे, हाँ, तो वो तो 50 तक तो हो रहा है। उसके हाँ। बाद भी कुछ इंडिकेशन आ रहे हैं कि अंग्रेजों का कंट्रोल था हमारे सिचुएशन कंट्रोल हुँ, भारत के ऊपर। तो ये बात को लेके वो काफ़ी नाराज़ थे। उस टाइम पे वो रूस में थे, हुँ, साइबेरिया में थे कहीं पे, वहाँ पे उनको रखा हुआ था उन्होंने छुपा हुँ, करके।
तो उन्होंने वो जो बोला है वहाँ पे गुमनामी बाबा जो वो बोलते हैं, तो मैं ये डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ कि जब नेताजी बोलते तो नेताजी मतलब 47 से पहले की बात करो, 45 से पहले, हाँ, हाँ, ठीक। लेकिन 45 के बाद में गुमनामी बाबा बन हाँ, गए वो, ठीक। लेकिन दोनों हैं एक आदमी, लेकिन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली कि ये कौन से फेज की बात की जा रही है। ठीक। तो गुमनामी बाबा ने ये बात बोली कि वो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से, या जो उनको रशियंस ने इनपुट दिया था उसके हिसाब से, जो भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था वो अंग्रेज़ों की और अमेरिकन की सिक्योरिटी कंसर्न्स के हिसाब से हुआ था। और उनका ये मानना था, उनका ये मानना था, मैं तो आपको उनकी कहानी सुना रहा हूँ, मुझे नहीं पता। उनका ये मानना था कि ये जिस तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ पावर इस देश में हुआ है, अगर मैं, दैट मीन्स गुमनामी बाबा, कुछ नहीं करता हूँ, तो आने वाले टाइम पे जो ये रशिया की और अमेरिका के बीच में जो कोल्ड वॉर है, ये भारत की ज़मीन पे लड़ी जाएगी। और भारत जो है इतना गरीब और इतना देश है, ये हम लोग मारे जाएँगे यहाँ पे इसकी वजह से। तो मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, देश के लॉन्ग हित में। जो नॉर्मल लोग हैं, आपके मेरे जैसे लोग, हम अपने जीवन की प्लानिंग करते हैं कि मैं 10 साल बाद क्या करूँगा, 20 साल बाद क्या करूँगा, हाँ? एलआईसी का कुछ लूँगा, ये करूँगा, ठीक वो बात। करूँगा। जो थोड़े बड़े हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, तो कंपनी चला रहे हैं, तो कंपनी का सोचेंगे कि 40 साल बाद क्या होगा। हाँ, तो हाँ, लेकिन जो आदमी देश की बात करता है, तो वो देश का प्रोजेक्शन करता है। अगर आप फॉरेन सेक्रेटरी हैं, आईबी डायरेक्टर हैं, तो आपकी 10 साल बाद भारत क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। पॉलिटिशियन ना सोचे कि उस इलेक्शन लड़ना 5 साल बाद, लेकिन जो परमानेंटली बैठा है गवर्नमेंट में, जो गवर्नमेंट सिविल की सर्वेंट है वो सिविल सोचेगा। सर्वेंट है, वो तो 20-30 साल की प्लानिंग करेगा। तो राइट। ये आदमी भी बैठ करके भारत की 40-50 साल बाद क्या होगा उसको लेके प्लानिंग करते थे लंबी-लंबी। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो ये प्रॉब्लम होगी। तो वो कीपिंग इन माइंड दिस, नंबर 1, फिर उनका एक प्रॉब्लम ये था कि उनकी अमेरिकन से काफ़ी खुंदक थी उनको। क्योंकि जो आईएनए की लड़ाई ये जो हारी है बैटलफील्ड में, उसका मेन कारण अमेरिकन थे उनके हिसाब से। अमेरिकन एयरफोर्स ने अटैक कर दिया पहले, और भी उन्होंने जापान को उन्होंने बहुत तंग किया अमेरिकन्स ने। फिर बाद में एटम बम डाल दिए उनके ऊपर। तो ये अंग्रेजों ने नहीं हराया, वो तो अमेरिकन ने हरवाया उसको। ये तो वो उस वजह से ये प्रॉब्लम में थी कि उनको उनसे भी खुंदक थी। तो उन्होंने ये बोला कि ये कोल्ड वॉर जब इनकी चल रही थी और मैं वहाँ पे था, और रशिया वाले भी उनको क्यों रखेंगे फ्री फंड के अंदर, कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, रिटर्न सही करना बात है। पड़ेगा। हाँ। तो उन्होंने बोला कि जो रशिया के जो कोवर्ट ऑपरेशन थे, मैं उसका हिस्सा बन गया, और मेरा एम ये था कि लॉन्ग टर्म में मैं भारत का इंटरेस्ट सर्व करूँगा, कि मेरा यहाँ जो भी मैं हरकतें करूँगा वो भारत को आखिर में भारत का फ़ायदा पहुँचेगा। तो कीपिंग दैट इन माइंड और कीपिंग हिज ओन इंटरेस्ट इन माइंड, उन्होंने 1900 आपके लगा लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद में कोरिया क्राइसिस हुआ था, जब कोरिया में लड़ाई हुई। और कोरिया में एक तरफ थे अपने डगलस मैकार्थर, अमेरिकन जनरल, वही डगलस मैकार्थर जो जापान पे भिड़ा था उससे पहले, 45 से पहले, और यहाँ से आपके ये जो रशियन ब्लॉक था वो। तो इनको एज एन एडवाइज़र वहाँ भेजा गया सीक्रेटली काउंटर कर। अब ये आप सोचिए आप बात कि यूपी के अंदर एक साधु महात्मा बैठा हुआ है, वो आपको बता रहा है किम ऑल जोंग के बारे में, जो आजकल नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटर किम है। जोंग उन, किम ऑल सॉन्ग है ना, मेरे ख्याल से किम ऑल जोंग आजकल, सॉरी, अभी किम ऑल जोंग है। इसका दादा था किम ऑल सॉन्ग, जिस किम ऑल सॉन्ग ने नॉर्थ कोरिया बनाया है। तो यूपी के अंदर एक बाबा जी बैठ करके किम ऑल सॉन्ग की कहानियाँ सुना है आज से 40-50 साल पहले, और बताएं कि ये किम ऑल सॉन्ग जो सॉन्ग है, जो मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ कि अभी पोते का नाम सॉन्ग है, जोंग है, मुझे पता नहीं, लेकिन जो उसका दादा था वो कहते हैं एक्चुअल किम ऑल सॉन्ग जो था वो कोई और था, ये इम्पोस्टर है ये आदमी, जो अभी का जो है उसका दादा। ये बाद में जाके मुझे पता लगा है बड़े कि साउथ कोरिया वाले भी ये बातें बोलते हैं कि ये किम ऑल सॉन्ग जो ओरिजिनल जो था हीरो वो कोई और था, ये नकली इम्पोस्टर आ गया उसकी जगह पे। तो इस तरह की बातें वो करते थे कोरिया के बारे में कि कोरिया मैंने ये काम किया करके। तो उन्होंने ये बोला कि मैंने ये काम कोरिया में किया, मैंने कंबोडिया में किया, मैंने लाओस में किया, और उनका दावा था कि अमेरिकन को मालूम चल गया कि मैं जीवित हूँ और मैं उनको नुकसान पहुंचा रहा हूँ कंट्री में सीक्रेटली एज पार्ट ऑफ रशियन कोवर्ट ऑपरेशंस। तो उन्होंने बोला कि वो मेरे को ढूंढ रहे हैं, वेस्टर्न इंटेलिजेंस के लोग हर जगह। अब मुझे ढूंढ रहे हैं तो मैं कहाँ छुप के बैठूंगा? रशिया में रहता हूँ तो मैं उनका एजेंट बन जाऊंगा। रशिया से निकल आया कि अपनी मातृभूमि में जाना है, भारत में आके गवर्नमेंट से कनेक्शन उनका था नहीं, तो कहाँ छुप के रहेंगे? दिल्ली में तो बैठेंगे नहीं, कलकत्ता में एक झटके पकड़ लेगा आपको इंटेलिजेंस। तो पुराने जामों में वो ऐसी जगह में जा रहे हैं, किसी को सपने में, अगर आप कभी वहाँ जाके देखें कि आप नैमिषारण्य में जाइए और वो शिव जी का मंदिर देखें, आपको सपने में नहीं ख्याल होगा कि शिव जी के मंदिर के सामने जो छोटा सा अहाता बना है उसके ऊपर एक मकान सा बना है, सुभाष चंद्र बोस वहाँ बैठा हुआ है। किसी को सपने में नहीं ख्याल होगा ऐसी चीज़ पॉसिबल है। तो वो आदमी छुप करके बैठा हुआ था, उसके बावजूद उसने किसी को मिलना नहीं, वो ध्यान रखना। जहर का रखते थे ख्याल, मान लीजिए कि आपको बोला कि दवाई लेकर आओ मेरे लिए, तो आपको खिला के दिखाएंगे। ही वॉज वेरी केयरफुल, ही वॉज कम्प्लीटली पैरानॉइड कि कोई मुझे हार्म ना कर दे।
फिर उन्होंने ये भी क्लेम किया कि वो साइनाइड की गोली लेके चलते थे अपने साथ में, कि कोई मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकता। इस तरह की बातें कर रहे थे, ये था। तो ये सारी बातें करते करते उन्होंने बोला कि मेरे पीछे विदेशी पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने एक बात बोली जो रिकॉर्ड पे भी इनडायरेक्टली आ गई है। उन्होंने ये एलिगेशन लगाया, और जो एलिगेशन आजकल बहुत लोग लगाते हैं, कि जो ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था उसमें कुछ सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग हुई थी भारत सरकार की। और एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग या सीक्रेट प्रोटोकॉल ये था कि सुभाष चंद्र बोस को ये अंग्रेजों के हवाले कर देंगे इंडिया से, अगर वो यहाँ पे आता है तो उन्होंने बोला कि ये अगर मैं आप भारत में निकलता हूँ या वापस में आता हूँ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चार्जेस के नाम पे ये लोग मुझे अंग्रेजों के हवाले करने की बात करेंगे या मेरे पे ट्रायल चलाएंगे। और दूसरा प्रॉब्लम है कि मैंने ये क्रिएट कर दी कि मैंने अमेरिकन्स को, इनको अलग अलग कंट्रीज में इनको डैमेज किया, स्टार्टिंग विद कोरिया गोइंग अप टू वियतनाम की लड़ाई तक, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर मैं निकलूंगा, जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, अगर वो बाहर निकलते हैं अभी या पहले उस टाइम पे, तो वो कौन सी पोजीशन की नौकरी, वो क्या करेंगे? वो जाके इलेक्शन लड़ेंगे कलकत्ता में? नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री बनेगा। उस आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। तो वो कह रहे मैं निकलता हूँ बाहर, तो लोग मुझे बोलेंगे कि आप देश की कमान संभालो, लेकिन ये विदेशी ताकतें जो हैं वो हमें मुझे काम नहीं करने देंगी। आप उनकी उनकी उनके उनके हो, वो किसी ऐसे इंसान को जिसका हिटलर से और तोजो से नाता रहा हो, उसको कैसे अलाउ करते प्रधानमंत्री बनने किस देश का? तो कहता है लेकिन लोग पीछे पड़ेंगे। तो कह रहा है लोग जो हैं, भारत इतना गरीब देश है कि हम लोग फंस जाएंगे दोनों के बीच में, विदेशी ताकतों का प्रेशर और इंटरनल प्रॉब्लम है कि इंटरनल भी लोगों के खिलाफ बहुत सारे थे, और ऊपर से लोग कुछ फेवर में हैं। वो कह रहा है इस मारा मारी के चक्कर में लोग तंग पड़ेंगे मेरी वजह से, तो मुझे यहीं रहने दो, मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। तो बैकएंड से वो फिर बोले हाँ, मेरा निकलना मेरे देश हित में नहीं है, मेरे निकलने से लोग तंग पड़ेंगे। अब उसमें एक बात और है जो आपका सवाल था उसमें, कि बीच बीच में वो कोशिश उन्होंने करी है बाहर निकलने की। अच्छा। अब उसमें से एक पोर्शन ये है कि उनके कुछ मिलिट्री से कॉन्टैक्ट थे। अब वो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि थ्रू यूजिंग मिलिट्री मैं बाहर आऊँ, लेकिन वो लाइन पे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं, कि वो सिर्फ सुना है। उन्होंने कहा था कि मेरे कॉन्टैक्ट मिलिट्री में है, तो मिलिट्री की हेल्प से बाहर आने के वो इच्छुक थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। एक और प्लानिंग वो ये थी कि जब 1962 की लड़ाई जब हुई, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को ही मैसेज भेजा कि मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। और पंडित जी को शायद मालूम नहीं था कि वो कहाँ पर है। मतलब पंडित जी के जाने के बाद गवर्नमेंट को मालूम चल गया वो थे यहाँ पे और कॉन्टैक्ट रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये विदेश का कोई एक, मतलब मोस्ट लाइकली साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कोई हेड ऑफ गवर्नमेंट था कोई, वो पंडित जी से मिला और उसने बात करते करते बोला कि सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि वो वापस आना चाहते हैं। तो सुन के पंडित जी उन्होंने बोला कि वो एकदम झटके में आ गए, लेकिन कुछ बोले नहीं मुँह से। तो उन्होंने ये बोला कि मैंने पंडित जी को, नेहरू को मैंने 2 बार मैसेज भेजे थे कि मैं बाहर आना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। और उसके अलावा उन्होंने और ट्राई की थी मिलिट्री के थ्रू, एक पावर चली जाती ना फिर उनकी भी, जो भी था। मतलब ये हमें छोटे छोटे स्निपेट्स मिल रहे हैं कि वो कोशिश निकालने की, लेकिन वो निकल नहीं पाए। फिर एक उसमें एक अलग डायमेंशन है, मैं उसको बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन है कि ये ऐसा था। तो क्योंकि इतनी लंबा 30 साल का दौर है, तो उसमें बहुत सी बातें हुई हैं करके। लेकिन ये कि 1900 आप, क्योंकि पंडित जी के बाद, और अगर मैं शास्त्री जी को ना मानूं कि इंदिरा जी के बाद से तो गवर्नमेंट को मालूम था यहाँ बैठे हुए हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। उनकी सर डिमाइस के बाद, जो क्रिमिनेशन ने बात किया, उसके बाद ना सीआईए हो गया, केजीबी वगैरह हो गए, ये लोग काफ़ी फोर्स कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट जो हैं उनके पास कुछ तो था, जो बार बार इंडियन गवर्नमेंट को भी कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट बाहर निकालो, मतलब बताओ ये जिंदा थे ये सब। तो क्या उनके पास कुछ था सीआईए केजीबी वगैरह के पास? नहीं, वो जो उनके पास में ये था कि उनके पास में जो ज़्यादातर कागज़ जो सेंसिटिव मटेरियल था वो उसको जला देते थे। तो वो उनके पास जो लेटर आते थे कि लोग उनसे मिलने आते थे सुबह शाम, सीक्रेटली चुपचाप मिलते, खासकर रात को आते थे मिलने के लिए, वो कागज़ अपने जो थे वो जला देते थे। अब जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक चिट्ठी उन्होंने हमें लगी वहाँ पे हाथ में, और हमें वेरीफाई किया लोगों ने कलकत्ता में, कि मान लीजिए कि एक आदमी उनसे मिलने के लिए आया, तो उसको उन्होंने कुछ बोला कि मैं तेरे को कुछ मटेरियल दे रहा हूँ जो भारत और पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम हो रही है, ये बांग्लादेश जो बनेगा बाद में, इसको लेकर के इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो उसने वो लेटर उसको लिया, और उस आदमी ने उस लेटर को, सीक्रेट लेटर को, अपने अंडरवियर के अंदर उसने कोई जगह बना के सिल दिया उसके अंदर, ठीक है। वो फिर वहाँ लेके गया, मतलब वो इतने प्रोटोकॉल इतना रखते थे सीक्रेसी का। फिर वहाँ जाकर के प्रोटोकॉल ये था कि 5 आदमी बैठे हैं कलकत्ता में कमरे में, ये आदमी आएगा और उन 5 आदमी गोल घेरे में बैठेंगे और वो लेटर खोलेगा, और फिर वो पढ़ेगा, फिर दूसरे को देगा, वो पढ़ेगा, फिर दूसरे को देगा। ऐसे वो तीनों चारों लोग जो उसको 2 बार उसको घुमाएंगे पढ़ते पढ़ते, और उसके बाद में उसको जला देंगे। और ये करने का रीज़न ये था क्योंकि सील लेटर आएगा, मैं नहीं खोल सकता, सील खोली तो उन्हें खबर लग जाएगी उनको कि तूने सील खोल दी, फिर मुझे उन चारों को रिपोर्ट करनी है।
उन चारों को पता है कि चारों के सामने लेटर खुल रहा है, तो अगर एक आदमी भी उसमें अगर लीक करेगा, गड़बड़ करेगा, तो खबर उनको पहुंच जाती थी। ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन वो बिल्कुल हो गया। जबरदस्त सीक्रेट लेटर, वो 6 कन्फर्मेशन हाँ, आएँगे एक तभी होगा। उनकी ऐसी सी कहानियां सुनने में आती। एक बार उन्होंने एक किसी को चिट्ठी लिखी है हाँ। कि उन्होंने कलकत्ता में चिट्ठी उनकी आती है, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें चिट्ठी जहाँ से लिखूँ तुम्हारे को सपने में ख्याल नहीं होगा। हुँ। और वो चिट्ठी में जो स्टेशनरी यूज़ की थी राष्ट्रपति भवन की थी, और वीवी गिरी राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी सुभाष बोस को जानते थे पहले से। वाह! तो वो चिट्ठी है, लेकिन वो राष्ट्रपति भवन की स्टेशनरी में चिट्ठी लिखी हुई है। ये बात की, तो ये ऐसे इंडिकेशन बहुत सारे मिल रहे हैं कि वो गवर्नमेंट को मालूम था उनके बारे में। तो आप एक बात जो बोल रहे थे कि नेहरू जी को उन्होंने 2 बार मैसेज भिजवाया था हाँ, कि मुझे बाहर आना है। उन्होंने आंसर नहीं दिया क्यों? उनके हिसाब से। क्यों? मुझे नहीं पता। मतलब गवर्नमेंट क्या भारत गवर्नमेंट चाहती पर नहीं थी? मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को जो मेरी हाँ। मेरी इसमें नॉलेज बहुत लिमिटेड है, अच्छा। नंबर एक। और उसमें ये है कि किसी को नहीं पता, कागज़ छुपा के जला दिए, बहुत कम पता है। तो उन्होंने पंडित जी को 2 बार इन्फॉर्मेशन भेजी थी, पंडित जी ने आंसर नहीं दिया। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक की, हाँ। आगे कुछ निकलेगा पता नहीं मुझे, ठीक, ठीक। कि अभी पंडित जी के होते-होते गवर्नमेंट से कनेक्शन उनका नहीं था डायरेक्टली। लेकिन पंडित जी के जाने के बाद में कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ। अच्छा। तो मे और बी इंदिरा जी के आने तक गवर्नमेंट को मालूम था, यहाँ मे पे बी थे। ट्रांसफर ऑफ पावर के डर की वजह से कि अभी अब वो सत्ता ना समय चले के वहाँ। साथ जो चीज़ें पुरानी हो गई, समय के साथ में अंग्रेज़ों का होल्ड, जैसे अंग्रेज़ों का जो होल्ड था कि हमारी जो आईबी थी वो अंग्रेज़ों को रिपोर्ट करती थी 68 तक जी। दिल्ली में, बिल्कुल, ठीक है? ठीक बात है। तो 68 में अंग्रेज़ों ने अपना ऑफिस बंद कर दिया, तो 68 के बाद में आप थोड़े और फ्री हो गए। तो अब वो टाइम बदल गया, समय के साथ में आदमी कब तक लड़ेगा? इतने सारे तो एक तो आयोग बने थे, मुखर्जी आयोग, खोसला आयोग, सहाय आयोग, ये सारे आपस में ही लड़ते रहते नहीं, थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, पहली बात तो आयोग बनने का एक जो रीज़न ये था कि अगर सरकारी फाइलें आप पढ़ेंगे, तो उसपे ये लिखा होता है कि लोगों ने डिमांड किया तो गवर्नमेंट ने आयोग बना दिया। हाँ। वो गलत लिखा हुआ है। रियलिटी ये है कि भारत सरकार कभी इस केस पे इंक्वायरी नहीं चाहती थी ओपन, ठीक है? जो काम करना है सीक्रेटली काम करना है। आयोग बनने का मेन कारण था कि प्रेशर लगा था गवर्नमेंट पब्लिक पे। तो पब्लिक का प्रेशर आ गया, तो मजबूरी में कमीशन बना दी। तो सरकार ने अपने आप नहीं बनाई है, मजबूरी बनाई है। तो उसमें मोटा-मोटा जो है आपकी एक थी वो शाहनवाज कमेटी बनी थी 55-6 में। शाहनवाज कमेटी के सामने किसी को नहीं पता, उस टाइम पे उन्होंने सिर्फ प्लेन कैश की बात करी है। गुमनामी बाबा उस टाइम पे लखनऊ में रहे होंगे। गुमनामी बाबा के पास में शाहनवाज कमेटी की रिपोर्ट की कॉपी मिली है, ठीक है? उनके सामान में। तो उसपे उन्होंने कुछ कमेंट मारे हैं, टिक मार्क किया हुआ राइट रॉन्ग कुछ करके, बट वो मेरे पास में नहीं, तो मैं आपको कुछ बता सकता नहीं इसके बारे में। तो शाहनवाज कमेटी का लिंक इसके साथ में नहीं है। उन्होंने शाहनवाज के बारे में अच्छी बातें नहीं बोली हैं गुमनामी बाबा ने, ठीक है? और उसके बाद फिर बनती है खोसला कमीशन। तो खोसला कमीशन बनी है 1970-74 में। तो आपको मैंने बताया कि इस खोसला कमीशन बनने का कारण ये था कि गुमनामी बाबा के एक जो सीक्रेटली सहयोगी थे समर गुहा, उन्होंने बवाल मचा दिया। तो खोसला कमीशन बनने का जो कारण था वो समर गुहा का पार्लियामेंट में जाकर के प्रोटेस्ट करना था। तो खोसला कमीशन बनने के पीछे जो हाथ था वो गुमनामी बाबा के चेले का ही हाथ था, समर गुहा का। तो ऑब्वियसली समर गुहा उनको ब्रीफिंग देते थे। सुनील कृष्ण गुप्ता जो थे वो जो सुरेश बोस के राइट हैंड मैन थे और वो वकील थे, वो उसके सामने उनको रिपोर्ट दिया कर। तो हमें चिट्ठी मिली है गुमनामी बाबा के पास से, तो सुनील कृष्ण गुप्ता के खासकर उनके लेटर मिले हैं। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि आज जो कमीशन जो है ना ताइवान जा रही है, मैं साथ में जा रहा हूँ, ऐसे करके जा रहा है। या कमीशन ताइवान में ही मैं वहाँ पे था। फिर इसको बुलाया उन्होंने कि रिपोर्ट दे क्या हुआ। फिर ये बताते थे लोगों कि आपने क्या बोलना है कमीशन के सामने, क्या नहीं। तो खोसला कमीशन की पूरी रिपोर्ट जो है उनके पास में जाया करती थी इंक्वायरी के टाइम पे। और फिर उसमें बड़ी अजीब किस्म की बात है जो आजकल बहुत लोग छिपाते हैं कि खोसला कमीशन के सामने जो नेताजी के परिवार का वकील था, उसने ये बोला कि वो अभी जीवित है। परिवार के वकील ने ये बोला है खोसला कमीशन के सामने कि सुभाष बोस अभी जीवित है। ये उसने ऑन रिकॉर्ड उसने ये इंडिकेशन दिया है, मतलब उसने वो इस तरह की लैंग्वेज घुमा के बोली है, लेकिन उसका मीनिंग ये निकलता है कि अभी वो जीवित है। अच्छा। ठीक है, तो ये फिर वो बाद में उन्होंने जब खोसला कमीशन का उन्होंने बोल दिया था कि ये कमीशन जो है ये मेरे फेवर में नहीं आएगी, तो उसमें उन्होंने ये वर्ड यूज़ है कि ये इंदिरा का पेन जो है वही लिख रहा है, ये जज का पेन है जो इंदिरा का पेन है। हाँ, वो कठपुतलियाँ हैं कुल मिला के हाँ, सारे। तो वो नहीं होगा, तो वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद में बनता है मुखर्जी आयोग। मुखर्जी आयोग बनता है साल 1999 में। उस टाइम तो गुमनामी बाबा की तो डेथ हो चुकी है, लेकिन इसके बनने के पीछे भी गुमनामी बाबा का हाथ है इनडायरेक्टली, कि वही सुनील कृष्ण गुप्ता जो थे उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया, पीएल लगा दी। तो खोसला कमीशन बनने के पीछे हाथ था समर गुहा का, जो
गुमनामी बाबा के फॉलोवर थे सीक्रेटली। और ये जो मुखर्जी आयोग जो बना है वो सुनील कृष्ण गुप्तों ने बनवाया था कि उनके कोर्ट में केस करने की वजह, ये भी उनके फॉलोवर थे, ये तो खास थे उन पर, उनके ज़्यादा बहुत क्लोज थे। ओके। तो ये जब बना तो अब उसमें आगे लंबी कहानी है, लेकिन उसमें जाकर के उन्होंने सुनील कृष्ण गुप्ता ने एडमिट कर लिया कि मैं ही था, मैं उन चाहता, क्योंकि चिट्ठी विट्ठी वहाँ से मिली उनकी वहाँ पे। और समर गुहा बिल्कुल मरणासन थे तो वो नहीं बोले कुछ खास, लेकिन बाकी लोगों ने एडमिट कर लिया। तो कई गुमनामी बाबा के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने एडमिट कर लिया कि वो सुभाष बोस थे। फिर जस्टिस मुखर्जी खुद यहाँ पर आए फैज़ाबाद में, अयोध्या में। उन्होंने वहाँ पे सामान को देखा, उसमें से उन्होंने वो दांत के सैंपल उठाया, उन्होंने हैंड राइटिंग सैंपल उठाया। उसकी बाद में रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि वो फ्रॉड रिपोर्ट थी गवर्नमेंट की, दोनों की दोनों। बट वो अब वो रिकॉर्ड पे है, वो करके, लेकिन बाद में जस्टिस मुखर्जी ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये तो आदमी वही था, लेकिन मैं साबित नहीं कर सका। फिर वो करते करते कहानी यहाँ तक आ गई है। तो ये इस तरह का निकल के आता है कि वो था। अच्छा, 2016 उसके में बाद में एक और कमीशन जो बना है अभी आपका कि 2013 के आसपास में अपने जो ललिता बोस ने जो केस लगाया था विश्वबंधु तिवारी ने उस ज़माने में 1986 में, वो केस फिर से रिवाइव हो गया कि वो जिस मकान में ये रहते थे गुमनामी बाबा, राम भवन में, उसके मकान के मालिक ठाकुर शक्ति सिंह जी ने उन्होंने 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 कोर्ट में केस करा कि सामान जो मेरे घर से मिला था, इतने साल से केस कहाँ पे लटका हुआ है, वो सामान है कि डिस्ट्रॉय कर दिया आपने। तो वो केस उन्होंने क्लब कर दिया ललिता बोस के पुराने केस के साथ में। और उस केस का वर्डिक्ट 2013 में देवी प्रसाद सिंह जी की बेंच ने ऑर्डर दिया कि जो ऑर्डर हमारा ऑर्डर था जिसपे सामान सेव हुआ था और ये सामान ट्रेजरी में रखा हुआ है, ये गुमनामी बाबा के सारे सामान को उठा करके आप किसी म्यूजियम में डिस्प्ले करो। और दूसरा कि कोई प्रॉपर एक्सपर्ट्स की कमेटी बना करके इसकी इंक्वायरी की जाए कि आदमी कौन था। ठीक है, तो हम का मतलब मैं और मेरे दोस्त और नेताजी के परिवार कुछ लोग, हम लोग जाके अखिलेश यादव जी से मिले, मुख्यमंत्री से उस जमाने में। ये ऑफिशियल जो कालिदास मार्ग में रेजिडेंस उनका वहाँ पे। तो अखिलेश जी उस टाइम पे इस वाली बात को तो ऑलरेडी अप्रूव कर चुके थे कि एक सम्मान, कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको सम्मान को किसी म्यूजियम में लगाना है। ठीक है, तो वो कहानी अपनी चल रही है। उसके अलावा हमने कहा जी, उन्होंने कमीशन ने बोला, उसमें बोला कि आप इस पर एक्सपर्ट की कमेटी बना के इसकी इंक्वायरी कराओ, ये पता लगाओ ये आदमी कौन था। तो उसका हमने प्रेस किया कि आप उसको सामान रखने का मतलब क्या है। आप कह रहे हो किसी म्यूजियम में प्लांट डिस्प्ले करें, म्यूजियम में सामान क्यों डिस्प्ले करें, कितने बाबे बैठे हैं यूपी के अंदर, तो ये कौन है, ये तो पता लगाओ कौन है इसका। तो वो कमेटी की बात कमीशन जो बता रही है वो भी करनी चाहिए आपको। तो उन्होंने फिर कमेटी तो नहीं बनाई एक्सपर्ट्स की, लेकिन कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना दी। तो वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी का जो नाम लेकर के एक फिर बाद में जस्टिस विष्णु सहाय जी जो हैं, वो फॉर्मर हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी कमीशन बना दी करके। और उसके बारे में मुझे सवाल पूछना, लेकिन नौटंकी हुई थी, मतलब वो कमीशन नहीं थी, मैं उसको कमीशन मानने को तैयार नहीं हूँ। तो जो जस्टिस मुखर्जी कमीशन ऑफ इंक्वायरी या जस्टिस खोसला कमीशन ऑफ इंक्वायरी हुई है, उसके हिसाब से ये नौटंकी है, ये मतलब ये कुछ भी नहीं है। नाम है कमीशन ऑफ इंक्वायरी, लेकिन नौटंकी थी। मतलब सर 2016 की बात कर रहा था मैं, गवर्नमेंट ने सब पब्लिक कर दिया था, कहते हैं कर दिया वो ये था, कहते हैं, हाँ ये कहते हैं, वो कहते हैं, हाँ वो किया नहीं था वो लगा, लेकिन वो बहुत मैं सारी, बताऊँ कि आपको मैं एग्जांपल दूंगा कैसे क्यों नहीं किया। हाँ ओके। अच्छा, आपके हिसाब से उस टाइम पे जब तक गुमनामी बाबा थे या सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे, तो किस किस नेता को क्लियरली पता था कि ये जिंदा है? मेरे को जो खबर लगी है कि एक तो प्राइम मिनिस्टर को मालूम है, इंदिरा गांधी को,